चलिए फिर शुरू करते हैं आज पहले मॉक टेस्ट का डिस्कशन। इस रविवार को आप सभी ने यह टेस्ट दे लिया होगा। पहले मॉक टेस्ट को हमने 200 प्रश्नों के आधार पर किया हुआ है, जहां जीएस के 140 प्रश्न हैं और हिंदी के 60 प्रश्न हैं। क्योंकि इस बार से आपकी जो आरओ की परीक्षा होने वाली है, वहां पर दोनों प्रश्न पत्र एक साथ आपको दिए जाएंगे और 3 घंटे का समय दिया जाएगा। तो इसी बदले हुए पैटर्न के अनुसार आपका मॉक टेस्ट भी कराया गया था। इस मॉक टेस्ट को आप सभी ने उम्मीद करता हूं कि दे लिया होगा। जो टाइमिंग रखी जाती है 11 से 2 के बीच रखी जाती है। कोशिश किया कीजिए कि उसी 11 से 2 के बीच बैठ करके आप भी अपने घर पर वह मॉक टेस्ट दीजिए। और जो गूगल मीट की लिंक रहती है वह इसलिए रहती है कि आपको एक एग्जाम सेंटर जैसा माहौल मिल जाए और उस एग्जाम सेंटर पर आप बैठे हुए हैं, अपनी उपस्थिति वहां पर रखिए केवल, और यह अपने आप को एक कॉन्फिडेंस दीजिए कि हम उसी एग्जाम सेंटर पे बैठे हुए हैं और वहीं बैठकर अपना पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपका क्या होगा, एक माइंडसेट रहेगा कि भाई 3 घंटे में अपना पेपर खत्म करना है, उसी में अपना रिवाइज कर लेना है, रिवाइज करके देख लेना है कि कोई क्वेश्चन आपका जो छूट रहा है या सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, जैसे भी जिस प्रोसेस में आप अपना पेपर सॉल्व करते हो उसी 3 घंटे में ही वो सब कुछ कंप्लीट कर लेना है, ताकि जब एग्जाम में बैठो जाकर के कोई समस्या ना आए। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं। जैसी बात हुई थी कि पहले आपको वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 बजे आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा और फिर 24 घंटे में ही आपको वीडियो डिस्कशन दिया जाएगा। तो अब हम वीडियो डिस्कशन शुरू कर लेते हैं। और यह वीडियो डिस्कशन जो रहेगा ना, यह एक आप समझ लीजिएगा कि किसी टेस्ट सीरीज का रिवीजन करने का एक अंतिम तरीका होता है। अंतिम तरीका इस तरीके से कि यहां जब आप वीडियो डिस्कशन देखेंगे तो जो आपने गलतियां की हुई हैं वो समझ में आएंगी। इसके बाद एक आपको अपनी एक कॉपी रखनी है साथ में। उस कॉपी पर आपको वन लाइनर में वह चीजें नोट डाउन करते हुए चलना है जो आपसे गलत हो रही हैं या जो नहीं आती हैं या जो कंफ्यूजन में आपने गलत की हुई हैं। तो कुल मिलाकर के जब आप इस वीडियो डिस्कशन को या इन 200 प्रश्नों को खत्म करोगे ना, तो 30 से 35 आपके पास पॉइंट्स ऐसे रहेंगे जो आपके लिए रिवीजन के काम आएंगे। फिर आप यह टेस्ट किनारे कर देना, केवल वही 35 से 40 पॉइंट्स जो निकल कर आएंगे जो आपने नोट डाउन किए होंगे, और बहुत बल्कि नहीं होने चाहिए, वन लाइनर में इनको लिखना है और छोटा छोटा है, ताकि आपको रिवीजन में जब आप लास्ट टाइम पर यही तैयार हो जाएंगे, 10 टेस्ट दे लोगे, 10 से 11 टेस्ट जब कंप्लीट हो जाएंगे आपके, उसके बाद ये जो नोट्स आपके क्रिस्पी नोट्स निकल कर आएंगे टेस्ट सीरीज से, ये मटेरियल वो रहेगा जो आप गलतियां करते थे। और जब आप आगे टेस्ट पेपर के आधार पर आगे कभी भी ये क्वेश्चंस को फेस करोगे तो कभी ये गलत नहीं होंगे आपके। ठीक है, तो ऐसे आप इंप्रूवमेंट करोगे। अपना इंप्रूवमेंट कैसे करोगे भाई? जो गलतियां आपने कर दी, जहां कंफ्यूजन था, वो खत्म हो जाना चाहिए। उसका एक बढ़िया तरीका यह होता है जो मैं बता रहा हूं, और कोशिश करना, अभी शुरू कर रहे हो ना तो ये जरूर करना, एक कॉपी पर आप उन चीजों को नोट डाउन जरूर कर लेना जो चीजें आपसे गलत हुई थी। पहला टेस्ट अटेम्प्ट करोगे तभी गलत होंगी, अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो गलत कैसे होंगे? और कुछ और लीचर टाइप के होते हैं जो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं, तो फिर वीडियो डिस्कशन देख करके थोड़ा फायदा आपको यहां से मिल सकता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, एक तरफ नृत्य दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राज्य दिए हुए हैं। यहां सही मिलान के लिए आया था। तो पहले टॉपिक समझना चाहिए आपको कि यह आपका शास्त्रीय नृत्य से क्वेश्चन बनाया गया है। तो जो क्लासिकल डांस है, हम लोग आर्ट एंड कल्चर भी कर रहे हैं, यूपी स्पेशल भी करा हुआ था, और साथ ही साथ जो हिस्ट्री की क्लासेस की हुई थी, हर जगह पर देखो इसकी चर्चा की गई है कि जो शास्त्रीय नृत्य है, आपके 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं, उन्हीं में से यहां मैच द फॉलोइंग में आ गया है और सही मैच करना है। तो भाई कत्थक, एक बात बताओ, नहीं आ रहा है, चलो एलिमिनेशन भी तो लगा लिया करो। कत्थक क्या आपको नहीं पता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र आपका यह शास्त्रीय नृत्य है? तो डी का 2 कहां पर दिख रहा है? 3 में दिख रहा है, तो एक तो डी इसका आंसर कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, समझे कि नहीं बात को? एलिमिनेशन मेथड भी आपका काम कर सकता है। फिर आपने देखा सत्रिया, तो सत्रिया पता होना चाहिए, असम का आपका यह लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। तो सत्रिया कहां पर है आपका? सी का 3 कहां दिख रहा है भाई? एक तो बी ऑप्शन में केवल दिख रहा है हमें। अब एलिमिनेट नहीं, हमें ऊपर के 2 पता होते, फिर भी एलिमिनेशन से हम अपने आंसर पर पहुंच गए, बी इसका सही आंसर होगा। ठीक, तो कम जानकारी के साथ भी अपने आंसर तक कैसे पहुंचा जाता है यह भी सीखो। यहां पर चलो मान लिया आपको चारों आंसर आ रहे थे, लेकिन कहीं ऐसा हो सकता है जहां केवल 2 ही ऑप्शन आते हैं, वहां एलिमिनेशन लग जाता है, और कहीं कहीं नहीं लगता है तो कहीं 50-50% का गेम भी खेल कर आना है। ऐसा तो है नहीं कि सारा का सारा आपको आ रहा होगा, इतने धुरंधर तो कोई नहीं होता है। चलो फिर दूसरा देखते हैं। दूसरा है, उत्तर प्रदेश में देव मेला कहां आयोजित किया गया है? तो यहां देव मेला की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख जो मेले हैं उनके बारे में आपको रीड करना है। यूपी स्पेशल में बहुत अच्छे से हमने पढ़ा हुआ है, तो उसी में आपका देव मेला है, जिसे देवा शरीफ का मेला भी कहा जाता है। कहां लगता है ये? किसकी मजार पे लगता है? ये सारी बातें बताई थी। तो बाराबंकी में यह मेला लगता है, देवा शरीफ का मेला, जिसे आप जानते हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाराबंकी। जाकर यूपी स्पेशल पढ़ लेना, जाकर के 2 वीडियो है वहां पर, वो देख लेना, वहां बहुत अच्छे से कराया हुआ है उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और उत्सव, जहां पर हमने ये टॉपिक किया हुआ था। तीसरा क्वेश्चन हमारा है, अयोध्या के राम मंदिर के बारे में कौन सा कथन सही है? तो कौन से कथन सही है
यहां देखो गड़बड़ हो गया है, सही है नहीं, यहां पर विचार करना है इन कथनों पर। क्वेश्चन क्या है आपका, यह मंदिर नागर शैली में स्थित है, बना हुआ है, और यह मंदिर सरयू नदी पर स्थित है। तो दो आपके यहां पर स्टेटमेंट दिए हुए हैं। उसके बाद प्रमुख रूप से प्रश्न की मांग यह है कि उपर्युक्त कथनों में से गलत उत्तर का चुनाव करना है। बहुत बारीकी से पढ़ना है, पढ़ते वक्त ध्यान देना है, जल्दबाजी में नहीं कि जल्दबाजी में आप पढ़ते निकल गए, यहां सही अगर आपने पढ़ लिया तो फिर सत्यानाश हो जाएगा। यहां आपको पढ़ना है ध्यान से, कथनों में से गलत उत्तर चुनना है। तो पहला नागर शैली में बना है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सरयू नदी पर है, यह भी सही है। लेकिन भैया आंसर देना है गलत कौन सा है, बोलो दोनों ही जो है हमारे सही हैं। तो इसलिए ना तो एक ना तो दो, यानी कि ना ही पहला गलत है ना ही दूसरा गलत है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। ध्यान से समझ पाए कि नहीं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है गलत चुनना है हमें, और गलत कौन सा है भैया, एक भी गलत नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, ना तो एक ना तो दो। अब नागर शैली थोड़ी बतानी पड़ेगी, है ना। जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ा तो वहां बताया था ना, जो नॉर्थ में है नागर शैली का विकास हुआ, साउथ में आपका द्रविड़ शैली, और मध्य में आपका बेसर शैली का विकास होता है। डिटेल से किया हुआ है, मेंस में भी किया था, प्रीलिम्स में भी किया हुआ है इसको। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो कजरी लोकगीत के बारे में यहां प्रश्न बनाया गया है। तो लोकगीत पर प्रश्न है, कजरी लोकगीत पर है। बोले कजरी लोकगीत का क्षेत्र कौन सा है। उत्तर प्रदेश के, जब आप मिर्जापुर के क्षेत्र में जाओगे, ध्यान से यूपी स्पेशल अगर पढ़ा होगा तो उत्तर प्रदेश का जो मिर्जापुर बनारस का क्षेत्र है, यहां पर यह कजरी लोकगीत गाया जाता है। कजरी लोकगीत का जो समय होता है बेसिकली सावन और भादों के आसपास का जो महीना होता है, जो भादों और सावन का महीना जहां बारिश होती है, तो इस मौसम में प्रेमी और प्रेषी के मध्य में जो गीत गाया जाता है वही आपका कजरी लोकगीत कहलाता है। तो कजरी लोकगीत का जो एरिया है, क्षेत्र है, समझ में आया, यह जो बनारस का और मिर्जापुर का क्षेत्र है, साथ ही बिहार का जो क्षेत्र है, यहां कजरी लोकगीत का गायन आपको दिखाई देगा। पहला ऑप्शन लेकिन क्या है, मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में, सिरे से काट देना है जानकारी के आधार पर। दूसरा कह रहा है कि भादों के द्वितीय पक्ष में महिलाएं एवं अर्धगोलाकार में नृत्य करते हुए पूरी रात गाती हैं। बिल्कुल ठीक बात है, दूसरा एकदम सही है। ठीक है, तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही। अब आंसर तक पहुंचते हैं तो सही कूट का चुनाव करना है। तो पहला भाई गलत है, दूसरा सही है, तो केवल दो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ें अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो राज्य ललित कला अकादमी के बारे में पूछा गया है। यहां पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। बिल्कुल ठीक बात है। देखो ये फैक्चुअल नॉलेज है, और इसकी अगर जानकारी लेनी है तो प्रीवियस ईयर देखो आरओ का जब क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहां भी मैच द फॉलोइंग में आया था। राज्य ललित कला अकादमी, संगीत कला अकादमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र अकादमी, ये सारी अकादमी और उनके वर्ष के लिए आया था, मिलान के लिए। ठीक है, तो हमने जब अपना आरओ के टाइम पर यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस किए हुए थे, वहां प्रॉपर जो यहां फिगर बनाया गया था ना इन एकेडमी को लेकर के, वही सेम टू सेम आपको एग्जाम सेंटर में क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला था। आप चाहो तो अभी भी जाकर देख सकते हो, वीडियो पड़ा हुआ है, वहां पर प्रॉपर आपको बनाकर दिखाया गया था कि ये आपके मैच द फॉलोइंग में आ सकता है। आरओ एग्जाम जो हुआ अभी, जो कैंसिल हुआ है, उसमें सीधा सीधा देखने को मिला था। तो वहीं से देखो यह भी प्रश्न है कि राज्य ललित कला अकादमी पर स्टेटमेंट यहां दे दिया। ऐसे आपसे ये सारी जो अकादमी है, प्रमुख 4 से 5 ही हैं जिन पर घुमा फिरा करके लगातार क्वेश्चन आता है, सारी तैयार होनी चाहिए। तो देखो यहां पर, यहां राज्य ललित कला अकादमी पर आपसे प्रश्न बना लिया गया है। 1962 में इसकी स्थापना हुई, बिल्कुल ठीक बात है, और स्वायत्त शासी संस्था है, बिल्कुल ऑटोनोमस बॉडी है ये। दूसरा स्टेटमेंट है, यह वाराणसी में स्थित है, बस यही गलती पकड़नी है, यह वाराणसी में ना होकर के कहां पर है, लखनऊ में स्थित है। ठीक है, तो दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, केवल एक है, क्योंकि सही कूट आपको चुनना था। यहां से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक पर्व राज्य केंद्र शासित सही सुमेलित नहीं है। तो यहां पर्व है और उसके राज्यों से संबंधित बताना है कौन सा गलत सुमेलित है। पहला देखो यहां हॉर्नबिल है। अब हॉर्नबिल पर्व जो है ये नागालैंड में ही मनाया जाता है। ठीक, नागालैंड का स्टेट बर्ड भी है, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है मणिपुर, मणिपुर में आपका संगाई, और मणिपुर में संगाई क्या है भाई, ये हिरन है आपका, डियर, और मणिपुर से आपको डियर से कनेक्ट तो कर ही लेना है आपको, कि नहीं कर लेना है। बार्किंग डियर कहां पर मिलता है, मणिपुर में मिलता है। तो ऐसे भी आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हो अगर जानकारी के आधार पर केवल। तीसरा आपका दिख रहा है राजहंस पर्व। तो देखो ये राजहंस पर्व जो है, जिसे आप फ्लेमिंगो भी बोलते हो, ठीक है, इसको ही फ्लेमिंगो भी बोला जाता है। और फ्लेमिंगो आपने देखा होगा, पतले पतले से पैर होते हैं, पानी के ऊपर भागते चले जाते हैं। तो वही फ्लेमिंगो जो फेस्टिवल है, ये कर्नाटक में ना मना करके कहां मनाया जाता है, आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है, आंध्र प्रदेश में जो झील है, आपको झील का नाम बताना है कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में देखो झील का नाम बताओगे तो आपको क्लियर और हो जाएगा कि राजहंस जो फ्लेमिंगो फेस्टिवल है, ये राज्य कौन सा है, आपका आंध्र प्रदेश राज्य है। चौथा आपका जो लद्दाख है, यहां हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है। देखो हेमिस फेस्टिवल अगर नहीं पहुंच पा रहे हो तो क्या हेमिस के बारे में जानकारी है, हेमिस नेशनल पार्क जानते हो। अब हेमिस नेशनल पार्क कहां पर है,
पहले जम्मू कश्मीर में हुआ करता था, लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख जब जो दो यूटी अलग अलग हो गए, क्योंकि उसका क्षेत्र जो है लेह का क्षेत्र था, इसीलिए जो हेमिस फेस्टिवल है ये लेह यानी कि लद्दाख में मौजूद है। तो यहीं पर हेमिस फेस्टिवल मनाया जाता है आपका लद्दाख में। तो ऐसे भी आप आंसर अपना सही टिक कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो कुछ ऑप्शंस को। जितनी जानकारी होती है उस जानकारी के आधार पर कोशिश किया करो कि भाई कैसे हम आंसर तक अपने पहुंचे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटका। जो गलत मैच है यहाँ राजहंस पर्व या फ्लेमिंगो फेस्टिवल आपको बताना है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक, अब अगले चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला है कथन और एक कारण के बारे में दिया हुआ है। कथन और कारण के भी क्वेश्चंस खूब आते हैं। तो पहला कथन है मिलिंद पन्हो पाली भाषा का एक प्रमुख ग्रंथ है। तो बिल्कुल ठीक बात है, मिलिंद पन्हो तो पता ही है ना आपको। मिलिंद और नागसेन के यहाँ पर प्रश्न थे, और मिलिंद आपके इंडो ग्रीक शासक थे। जब वह आते हैं भारत तो कुछ प्रश्न होते हैं कुछ, और वह प्रश्न वो नागसेन जो बौद्ध भिक्षु होते हैं इनसे प्रश्न पूछते हैं। उन्हीं प्रश्नों का ही जो संग्रह है वो मिलिंद पन्हो के रूप में, मिलिंद के प्रश्न, मिलिंद पन्हो का क्या मतलब है, मिलिंद के प्रश्न, उस रूप में संग्रह है। ये बौद्ध साहित्य का भी एक प्रमुख संग्रह भी जाना जाता है। तो पहला इस आधार पर हो जाएगा सही, और भाषा पाली भाषा ही है, क्योंकि जितने भी बौद्ध आपके भिक्षु हुए वो पाली भाषा का ही प्रयोग करते थे। दूसरा स्टेटमेंट है यहां पर, इसमें ईरानी शासकों के विषय में सूचना मिलती है, ये गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि मिलिंद आपका ग्रीक शासक था, यूनानी शासक था। तो बोले यहां पर जो जानकारी मिलेगी ईरानी शासक के लिए नहीं, ईरानी शासकों की नहीं, यूनानी शासकों की मिलेगी। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कुछ आंसर की में अगर गलत हुए हैं आंसर्स, एक दो आंसर्स आपको गलत भी वहां पर मिलेंगे, तो ये जो वीडियो डिस्कशन में जो आंसर बताया जा रहा है यहां आपको तर्क के साथ बताया जाएगा, कारण भी बताया जाएगा। तो ये बिल्कुल सही आंसर होगा, फाइनल आंसर इसी को आपको और एक बार मैच कर लेना है, दूसरा आपका और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा यहां से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। प्राचीन इतिहास के संदर्भ में दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि उच्च पुरापाषाण के अधिकांश चित्र जो शिकार और दैनिक जीवन से संबंधित थे। बिल्कुल भाई, इस समय व्यक्ति ज्यादातर क्या करता था, व्यवसाय उसका क्या था, शिकार था या दैनिक जीवन में, है ना, इसी के चित्र बनाएगा वह दैनिक जीवन में शिकार ही करता था, क्योंकि कृषि की ओर अभी वह विस्थापित होना शुरू हुआ था। तो दूसरा पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है नवपाषाण काल में धीरे धीरे मात्र सत्तात्मक समाज से पितृ सत्तात्मक समाज में परिवर्तित होने लगा। तो भाई सीधी सी बात है, सोसाइटी आपकी पैट्रियार्कल कब होती चली गई, जब कृषि कार्य में, और कृषि कार्य में जहां भी आप समझिए जो डोमिनेंस है वो पुरुषों का बढ़ता चला जाएगा, वही समाज भी आपका पितृ सत्तात्मक होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखने को मिलता है नवपाषाण काल में धीरे धीरे समाज में बदलाव। यह भी दूसरा सही है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के बेस पर आप इस स्टेटमेंट को दोनों सही कर सकते हो। तो एक और दो इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। मौर्योत्तर कालीन कला के बारे में स्टेटमेंट है। यहां कह रहा है कि मथुरा शैली की मूर्तियों में बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य, तो इंटेलेक्चुअल और फिजिकल ब्यूटी, ये दोनों आपकी मथुरा शैली में दिखाई देती है, इनकी प्रधानता है। तो बताना है भाई नहीं, ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। क्यों, क्योंकि जब हमने मूर्ति कला शैली पढ़ी थी, अगर आप देख रहे होगे, नहीं तो आपने अपने स्तर से भी पढ़ रखा होगा, हमने मेंस में भी पढ़ रखा है कि जब मूर्ति कला शैली पढ़ी तो वहां पर मथुरा शैली और हमने गांधार शैली पढ़ी। तो गांधार शैली में देखा कि जो प्रधानता है वो किसकी रहती है गांधार शैली में, ये जो बौद्धिकता और शारीरिक सौंदर्य, कपड़ों तक की सिलवटें बनाते थे वो, ध्यान से अगर देखा होगा आपने, जैसा वहां का समाज होता था वही समाज को वो परिवर्तित कर देते थे मूर्तियों में अपने। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम वह अपने समाज के व्यवहारिक दृष्टिकोण को दिखाने की कोशिश करते थे। तो अगर आपसे पूछा जाए शारीरिक सौंदर्य जैसी प्रधानता आपको मथुरा शैली में नहीं, किन मूर्तियों में, गांधार शैली में, वहीं जब मथुरा कला शैली पर आओगे, मथुरा मूर्ति कला में क्या दिखाई देगा, यहां आध्यात्मिकता दिखाई देती है। ठीक है, ध्यान से अगर आपने सुना होगा, और वहां अंतर हमने देखे थे स्पष्ट रूप से, यही एक अंतर था प्रमुख रूप से। तो यहां जस्ट उल्टा दिया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा है बोधिसत्व मूर्तियों में से सबसे अधिक मैत्रेय की हैं। अब बोधिसत्व क्या थे, बोधिसत्व देखो आपने एथिक्स के पेपर में क्या पढ़ा है कि बोधिसत्व करुणा के सागर थे। बेसिकली बुद्ध बनने की राह पर जो आगे चल रहे हैं वही बोधिसत्व कहलाते हैं। बोधिसत्व लगातार भिक्षा आदि के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति की ओर कार्य करते हैं, पुण्य कमाते हैं, और यही पुण्य वह लोगों में ट्रांसफर करते हैं, वही करुणा के सागर बोले जाते हैं। ठीक है, जब आप एथिक्स में पढ़ते हो, एथिक्स के पेपर में, तो बोधिसत्व आपके बुद्ध के मार्ग पर आगे चल रहे हैं या बुद्ध बनने के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं, जो वही आपके बोधिसत्व की मूर्तियां जो बनी, उन मूर्तियों में कह रहे हैं कि क्या सबसे ज्यादा मूर्तियां मैत्रेय की हैं। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। मैत्रेय कौन है, भविष्य के बुद्ध हैं। जैसे हम ब्राह्मण धर्म में या इसमें क्या जानते हैं कि भविष्य के आपके ईश्वर कौन है, अगला अवतार कौन है, अगला अवतार आपका कल्कि का अवतार है। वैसे ही भगवान बुद्ध भविष्य का जो अवतार है वो मैत्रेय के अवतार हैं। तो मैत्रेय के रूप में आएंगे, और बोधिसत्व की जो सर्वाधिक मूर्तियां बनाई गई हैं वो मैत्रेय के रूप में ही बनाई गई हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इस आधार पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका गुप्तोत्तर काल में है। ऐसे गांव जिसमें
पूरे गांव की भूमि ब्राह्मण वर्ग को दान दे दी गई थी, क्या कहलाती है? यहां समझो ध्यान से, भूमि दान की परंपरा अनुदान की आपको पता ही है कि जैसे जैसे केंद्रीकरण घटता चला गया, केंद्रीकरण जैसे जैसे कमजोर होता चला जाएगा, भूमि अनुदान की परंपरा और तेजी से बढ़ती है। और उसका कारण भी यही था, भूमि अनुदान। भूमि अनुदान के बाद जैसे केंद्र के स्तर पर राजा कमजोर होता था, वैसे ही जो क्षेत्रीय राजा थे अपने आप को पावरफुल दिखाने की कोशिश करते थे और भूमि उनके पास में राजा के अनुदान के माध्यम से आ जाती थी। कोई टैक्स वगैरह पड़ता नहीं था, यहां पर देना नहीं होता था। तो धीरे धीरे करके आपने देखा होगा कि आगे कई सारे क्षेत्रीय राजाओं का उदय होगा। क्लियर? तो ये भूमि अनुदान भी एक प्रमुख कारण का काम करता है जब आप पूछते हैं कि क्षेत्रीय राजा, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ। फिर बात करेंगे कि गुप्तोत्तर काल तक आते आते, ये गुप्त काल तक आते आते यही भूमि अनुदान अलग अलग रूपों में जाना गया। जैसे जो दान जो प्राप्त करता था उसके आधार पर इसका नामकरण किया जाता था। जब मंदिरों को वह भूमि दान में दी जाती थी तो देवदान, देवदेह दान कहलाती थी। ठीक है, देवदान भूमि कहलाती थी। क्या कहा जाता था उसको? देवदान भूमि। वहीं जब ब्राह्मणों को वो भूमि दी जाती थी तो वह अग्रहार और ब्रह्मदेह दोनों कहलाती थी। यहां कंफ्यूजन आपको हो जाएगा अग्रहार और ब्रह्मदेह में, तो यहां ध्यान से समझ लो। जब व्यापक स्तर पर भूमि दान में दी जाती थी और ब्राह्मण वर्ग को दे दी जाती थी, जैसे पूरे के पूरे गांव की भूमि उठाकर किसी ब्राह्मण वर्ग को दे दी गई तो ब्राह्मण वर्ग ही उसका मालिक हो जाता था। ठीक है, तो ब्राह्मण वर्ग ही उसका मालिक हो जाएगा और पूरे के पूरे गांव की भूमि दे दी गई है, व्यापक स्तर पर दी गई है, तो वह आपकी ब्रह्मदेह भूमि कहलाती थी। और पुण्य के लिए राजा यह काम करता था और यह पुण्य वाली व्यवस्था स्थापित भी ब्राह्मण वर्ग के द्वारा की गई थी। इसीलिए अनुदान में भूमि कौन पा रहा है? ब्राह्मण पा रहा है। तो ब्रह्मदेह भूमि आपको क्लियर हो गया, इसका आंसर भी यही रहेगा। दूसरी अग्रहार है, अग्रहार भूमि भी ब्राह्मणों को दान की गई भूमि कहलाती थी, लेकिन यह आप समझिए सीमित मात्रा में, बहुत मिनिमम एक छोटा टुकड़ा, और ज्यादातर यहां रहता था मंदिर के आसपास की भूमि, क्योंकि इस पर जो आधिपत्य रहता था, अंतिम इसका मालिक जो होता था वो मंदिर के ही नाम से वह भूमि रहती थी, इसका मालिक ब्राह्मण नहीं होता था, तो वह आपकी अग्रहार भूमि कहलाती थी। क्लियर? दोनों में कंफ्यूज मत होना, अग्रहार भूमि और ब्रह्मदेह भूमि में, लेकिन इसका आंसर जो होगा वो ब्रह्मदेह भूमि ही होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा मध्यकालीन शासक है जिसने शाही सिक्कों पर एक ओर कलमा और दूसरी ओर हिंदू देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित की है? अब समझो यहां पर ध्यान से, यह अगर आपको कहानी याद होगी या किस समय की घटना है, तो मोहम्मद गोरी का जब युद्ध हुआ था आपका, किसके साथ हुआ था? पृथ्वीराज चौहान के साथ में। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी का जब युद्ध होता है तो वहां पर कई किंवदंतियां चलती हैं। एक किंवदंती यह भी थी कि मोहम्मद गौरी के अधीन रह करके पृथ्वीराज चौहान ने कई दिनों तक शासन किया, कई वर्षों तक शासन किया। उसी संदर्भ में एक प्रमाण के रूप में जो बात रखी जाती है कि जब सिक्के देखे जाते हैं मोहम्मद गौरी के, तो एक ओर कलमा लिखा दिखाई देता है, दूसरी ओर देवी लक्ष्मी की मूर्ति दिखाई देती है या आकृति बनी हुई दिखाई देती है। इस आधार पर इतिहासकार यह अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा हो सकता है अधीन रह करके शासन किया होगा। तो इसी संदर्भ में अगर पूछा जाए तो ऐसे सिक्के कहां मिलेंगे? यह सिक्के मोहम्मद गौरी के दौरान चले आपको दिखाई देंगे। ठीक, आगे आंसर तक कहानी समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका स्वामी नारायण मंदिर के संदर्भ में बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या दिया हुआ है? नागर शैली के मंदिर। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? यह नागर शैली में निर्मित है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, यह अबू धाबी में स्थित देश का पहला हिंदू मंदिर है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हैं और बहुत आसान है, कर ले जाओगे आप। 1 और 2 दोनों सही हैं। फिर अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका मिडेवल हिस्ट्री से है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो बाजार नियंत्रण प्रणाली है इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो सोर्स कौन सा है जो अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी देता है? तो यहां पहली जो बुक दी हुई है तारीख फिरोज शाही। यह तारीख फिरोज शाही पुस्तक किसकी है? बर्नी की है। और बर्नी ने बहुत स्पष्ट रूप से बाजार नियंत्रण प्रणाली की चर्चा की है अपनी इस पुस्तक में। यह बिल्कुल ठीक बात हो जाएगी। दूसरा दिया हुआ है बुक जो है खजाइन उल फुतूह। अब खजाइन उल फुतूह किसकी पुस्तक है? यह भी जानकारी होनी चाहिए। अमीर खुसरो की। नहीं पता है तो लिख लेना अपनी कॉपी पर, बोला है ना। खजाइन उल फुतूह किसकी पुस्तक है? अमीर खुसरो की पुस्तक है। लेकिन इस पुस्तक में बाजार नियंत्रण प्रणाली की जानकारी नहीं है। जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दक्षिण में अभियान किए गए थे उन अभियानों की जानकारी आपको मिलती है इस खजाइन उल फुतूह पुस्तक में। फिर रेहला आपको पता है इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत है। जब वो यात्रा करता है अरबी भाषा में, उसने अपने यात्रा वृत्तांत का वर्णन इस रेहला पुस्तक में किया हुआ है। फुतूह उस सलातीन, तो यह फुतूह उस सलातीन भी नहीं जानकारी देती है हमें बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में। तो यहां से हमें स्पष्ट रूप से नजर आया कि जो तारीख फिरोज शाही बर्नी की पुस्तक है यही एकलौती ऐसी पुस्तक है इन ऑप्शंस में से जो हमें अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण प्रणाली के बारे में जानकारी देती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल 1 हो जाएगा, डी। और ये जो फुतूह उस सलातीन पुस्तक है ये गौरी के अभियान, जो शुरुआती दौर में गजनवी और गौरी की जानकारी अगर हमें किसी से मिलती है तो इसामी की पुस्तक है फुतूह उस सलातीन। इससे हमें पर्याप्त जानकारी मिल जाती है। क्लियर? तो यहां हो गया पूरा और चारों ऑप्शंस हमने समझ लिए।
देखो जब डिस्कशन होता है ना, डिस्कशन में हमें चारों ऑप्शंस के बारे में भी एटलीस्ट कम से कम जानकारी थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ताकि हम वहां से नोट डाउन करते चलें और आगे अगर ऑप्शन से इनसे अगर क्वेश्चंस बनाए जाते हैं तो हम वहां इजीली उन्हें टैकल कर सकें। नहीं टैकल पूरा नहीं आ रहा है तो एलिमिनेशन कर सकें, सीमित जानकारी से एलिमिनेशन तो हो सकता है। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य पर। देखो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि साम्राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, जो कि कृष्णा और कावेरी का जो ये डेल्टाई क्षेत्र है, यहां ज्यादातर जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, इसीलिए पहला स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित थी, ठीक बात है बिल्कुल। दूसरा, समाज में पर्दा प्रथा का प्रचलन था, यह बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां का जो समाज था, जो विजयनगर साम्राज्य का समाज था, वो महिलाओं की यहां अच्छी स्थिति दिखाई देती है, हवन वगैरह यज्ञ वगैरह में भाग लेती थी, साथ ही इन्हें आपको यहां जानना होगा कि जो सती प्रथा जैसी चीज भी थी ये ऐच्छिक थी यहां पर, और ज्यादातर जो राजा महाराजाओं की महारानियां हुआ करती थी वही यहां तक इसमें शामिल होती थी, सती प्रथा वगैरह में, वह भी ऐच्छिक हुआ करती थी, बिल्कुल थोपा नहीं जाता था महिलाओं के ऊपर, तो महिलाओं की ओवरऑल काफी प्रगतिशील स्थिति दिखाई देती है। तो वहां दूसरा स्टेटमेंट जो है पर्दा प्रथा का प्रचलन था, बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला जो स्टेटमेंट है यह सही रहेगा, इसीलिए इसका आंसर जो है सी हो जाएगा, केवल एक। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं कि भारत का पहला मुगल शासक जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निर्धारित की थी, तो पता होना चाहिए सबसे पहले भूमि की वास्तविक आय पर, यानी कि भूमि का मापन किया, मापन के आधार पर तय किया कि यहां का राजस्व कितना, यहां का इनकम कितनी है इस भूमि की, है ना, इस भूमि की इनकम कितनी है, उस भूमि की इनकम के आधार पर ही उसकी वास्तविक माप करके ही यहां राजस्व का निर्धारण किया गया। ऐसा करने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। इसी संदर्भ में उसकी बाजार नियंत्रण प्रणाली भी दिखाई देती है, और यहां तक कि उसने इस वास्तविक मापन के आधार पर ही 50% तक राजस्व वसूला। 50% तक राजस्व इसलिए वसूल पाया क्योंकि उसके पास मापन पद्धति बेहतर थी। ठीक है, अब 15 का हो जाएगा आपका ए आंसर। क्लियर। अब 16 नंबर पर आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है आपका जिहाद की घोषणा, दूसरा है तमगा नामक कर की समाप्ति, तीसरा गाजा की उपाधि। पूछ रहा है कि इन घटनाओं का संबंध किस युद्ध से संबंधित है। यहां कुछ युद्ध दिए हुए हैं, जैसे पानीपत का पहला युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, तो ये सारे के सारे युद्ध आपके किसके, बाबर के प्रमुख युद्ध हैं। लेकिन जो ऊपर घटनाएं दी हैं ये किस युद्ध से संबंधित हैं ये बताना है। तो चाहे जिहाद की घोषणा हो, चाहे तमगा नामक कर की समाप्ति हो, चाहे गाजी की उपाधि हो, ये कब हुआ था, जब बाबर और राणा सांगा, बाबर वर्सेस राणा सांगा आपको खानवा के युद्ध में दिखाई देगा। तो जब खानवा के युद्ध में बाबर और राणा सांगा आमने सामने खड़े हुए थे, तो राणा सांगा के समक्ष बाबर की सेना कमजोर होती हुई दिखाई दे रही थी, तो वहीं पर जिहाद की घोषणा की गई थी। बाबर के द्वारा अपने सैनिकों को प्रोत्साहित करने के लिए जिहाद की घोषणा की जाती है। साथ ही साथ जब आपने देखा होगा कि बाबर के द्वारा एक कर लगाया जाता है पानीपत के युद्ध के पश्चात, वो कर कौन सा था, तमगा कर, मुस्लिम व्यापारियों पर वह कर लगाया जाता है। लेकिन जैसे ही राणा सांगा के समक्ष युद्ध शुरू होता है और कमजोर स्थिति दिखाई देती है, तो मुस्लिम व्यापारियों से वह तमगा कर की समाप्ति कर देता है, तमगा कर समाप्त कर देगा, और जब वह युद्ध जीत जाता है तो अंततः वह गाजी की उपाधि लेता है। तो ये तीनों घटनाएं किस युद्ध से संबंधित थी, खानवा के युद्ध से संबंधित थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका खानवा का युद्ध हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पर। तो सती प्रथा पर प्रतिबंध, दूसरा है वेदों का संकलन, तीसरा विधवा विवाह को कानूनी मान्यता, चौथा है हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना। अब हिंदुओं को मुस्लिम बनाने के लिए पृथक विभाग की स्थापना कौन हो सकता है भाई, औरंगजेब हो सकता है। तो डी के 4 पर जैसे ही आप जाओगे, नहीं ऊपर का पता है मान लो, खैर पता होने चाहिए लेकिन नहीं पता है, हम डी के 4 पर गए तो हमें आंसर मिल गया, हमारा आंसर मिलने के साथ हमने मैच कर लिया। ठीक है, अब सती प्रथा पर प्रतिबंध देखो आपको बता देना है शाहजहां, वेदों का संकलन दारा शिको, विधवा विवाह को कानूनी मान्यता अकबर। अब यहां आपको आंसर्स मिल गए, सारे के सारे आंसर मिलने के साथ ही आप यहां पर देखो, एक भी अगर आपको आंसर आ रहा है, यहां पर एक आपने मैच कर लिया तो फिर आगे आपको खोजना नहीं पड़ेगा। अब 18वीं शताब्दी में भारत की सामाजिक आर्थिक संरचना के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, ये बहुत गौर से पढ़ा करो, क्वेश्चन बहुत गौर से पढ़ो। यहां कह रहा है कौन सा कथन गलत है, तो गलत स्टेटमेंट बताना है। पहला, हिंदू समाज में जाति प्रथा का बहुत महत्व था, ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दूसरा कह रहा है शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य साक्षरता प्राप्त करना था, चलो क्वेश्चन मार्क रखते हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था स्वावलंबी रूप से युक्त थी, ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। अब आते हैं दूसरा स्टेटमेंट, शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य। 18वीं शताब्दी में जो शिक्षा प्राप्त करने का उद्देश्य साक्षरता प्राप्त करना बिल्कुल नहीं था। आपको पता होना चाहिए यहां पर एक मध्य वर्ग का उदय हो रहा था, और वह मध्य वर्ग जो था वो ब्रिटिश की औपनिवेशिक नीति का शुरुआती दौर में समर्थन करता हुआ दिखाई देगा, और आगे वही मध्य वर्ग ही आगे आपको विरोध करता हुआ दिखाई देगा, कुछ वर्ग निकल करके, जो समाज सुधार आंदोलन के रूप में आपको स्पष्ट आधुनिक भारत के इतिहास में पढ़ने को मिलता है। ठीक, तो ये दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत होती है? बताओ भैया, स्थानीय स्वशासन का जनक कौन कहा जाता है? लॉर्ड रिपेन को बोला जाता है। ये बच्चों वाले क्वेश्चन है यार, कई बार रिपीट हो चुके हैं, ये तो गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल। अब यूरोपीय कंपनियां और उनमें जोड़े सही करना है, बेसिकली स्थापना वर्ष बताना है। देखो, एस्तादो दा इंडिया ये पुर्तगाली कंपनी थी। पुर्तगाली कंपनी कब आई? 1498 में आई। दूसरी वेरिंगदे ओस्ट इंडीसे कंपनी, ये डच कंपनी थी, यहां वर्ष दिया है 1616। अभी देखते हैं इसको। तीसरी कंपनी देस इंडेस ओरिएंटलेस, अब ये कौन सी कंपनी थी? फ्रांस की कंपनी थी, ये 1664 है। बिल्कुल ठीक है, पहला सही है, तीसरा सही है। जो दूसरी आपकी डच कंपनी थी, डच कंपनी आपको पता होना चाहिए, पहले पुर्तगाली आती है 1498, बिल्कुल ठीक वर्ष है। फिर इसके बाद में आपकी डच कंपनी और ईस्ट इंडिया कंपनी वो नहीं दी हुई है, लेकिन यहां जानकारी होनी चाहिए, डच भले ही पहले आए, लेकिन कंपनी के स्तर पर पहले आपकी ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, वर्ष रहता है 1600। और डच जो है पहले आए, लेकिन डचों की कंपनी के रूप में अगर क्रोनोलॉजी सेट करने को आएगा तो डचों की कंपनी आती है 1602 में, और यहां भाई साहब ने दे क्या रखा है? 1616, तो कतई गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट ही इसका सही रहेगा, डी इसका आंसर हो जाएगा। डी ही मारा था कि नहीं? चलो फिर 21 नंबर को देखते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं, कारण दिया हुआ है। जैसे बंगाल में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के प्रयासों से 76 में हुई, 1876 में होती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। फिर संस्था ने सिविल सेवा परीक्षा में वृद्धि, लंदन में परीक्षा आयोजित कराने के विरुद्ध युवाओं के आंदोलन का नेतृत्व किया था, बिल्कुल ठीक किया था। ए भी सही है, आर भी सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर पर आते हैं। 22 नंबर पर पहला जो स्टेटमेंट है, 1930 में गांधी जी ने 78 सहयोगियों के साथ मिलकर नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। पता होना चाहिए, नमक बनाने का जो कानून था या नमक बनाने का यह अधिकार भारतीयों के पास नहीं था। अब बोले इस कानून को सांकेतिक, और नमक हर घर में रहता था, है ना, हर आम आदमी जुड़ा हुआ था नमक से, तो बोले नमक जो सत्याग्रह चालू किया गया गांधी जी के द्वारा, 78 सत्याग्रही वो लेकर शुरू होते हैं। कहां से जाते हैं भाई? साबरमती से शुरू करते हैं डांडी तक, डांडी मार्च के रूप में जाना जाता है। और 24 दिवसीय इस मार्च के बाद में जैसे ही वो डांडी तट पर पहुंचते हैं, वहां पर जाकर नमक बनाते हैं, तो यह नमक सत्याग्रह के रूप में जाना गया। और 1930 में ही आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया, उसी का एक भाग था, प्रमुख भाग था ये नमक सत्याग्रह। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। दूसरा है, इस आंदोलन के दौरान इंदिरा गांधी ने बच्चों में वानर सेना और लड़कियों को मंजरी सेना के रूप में गठित किया। बिल्कुल भैया, इंदिरा गांधी कहां से आ गई? तो यह जो तथ्य है ऐतिहासिक रूप से ही गलत हो जाएगा, तो यहां इंदिरा गांधी नहीं महात्मा गांधी होना चाहिए था। तो यहां दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, पहला सही है। तो ए सत्य है और आर असत्य है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। मैच करना है यार, तो सीधा सीधा मैच कर लेना, बहुत आसान है। दाब पास्कल हो जाएगा, तापमान केल्विन हो जाएगा, आयतन आपका घन मीटर हो जाएगा, और भार आपका न्यूटन हो जाएगा। ठीक, बिल्कुल बच्चों वाले क्वेश्चन रहते हैं, इनको तो बिल्कुल समझाने की जरूरत है नहीं, और रटने वाले क्वेश्चन है ये। फिर प्लाज्मा के बारे में है। प्लाज्मा आप जानते हो द्रव की, देखो 3 अवस्थाएं सभी को पता होंगी, ठोस, द्रव, गैस, और जो चौथी अवस्था कहलाती है पदार्थ की, वही होती है प्लाज्मा। और प्लाज्मा चौथी विशेष कैसे है? क्योंकि यहां पर आयनित लक्षण पाए जाते हैं। इन आयनित लक्षणों के चलते ही इस प्लाज्मा का प्रयोग, आपका इस अवस्था का प्रयोग फ्लोरेसेंट ट्यूब में भी किया जाता है, नियॉन बल्ब में भी किया जाता है। साथ ही साथ जो सूर्य और तारों में चमक दिखाई देती है, वह भी इस प्लाज्मा के कारण ही दिखाई देती है। तो जो आयनित अवस्था होती है पदार्थ की, चौथी अवस्था, वही आपकी प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। और वह दोनों जगह पर स्टेटमेंट एकदम ठीक हो जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 25 पर आते हैं, कोलाइड पर। अब कोलाइड के बारे में क्वेश्चन आपका कह रहा है कि कोलाइड जो है एक समांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल गलत बात है। फिर कोलाइड विलयन कौन से होते हैं? देखो, कोलाइड विलयन आपको पता होना चाहिए, दो मिश्रण होते हैं, एक समांगी, एक विषमांगी। तो ये गलत कैसे हुआ? समांगी मिश्रण वह होते हैं जहां पर आपको दो अलग अलग विलय जो है मिले हुए दिखाई देंगे, लेकिन उनको आप अलग नहीं कर सकते हो, वो आपके समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने पानी में नींबू मिला दिया, ठीक है, पानी में नमक मिला दिया, ये सब क्या है? समांगी मिश्रण है। लेकिन विषमांगी मिश्रण कौन से होते हैं? विषमांगी मिश्रण में उन्हें अलग किया जा सकता है, अलग अलग कर सकते हो। जैसे रेत, आप पानी और तेल को अगर एक साथ मिलाते हो तो तेल और पानी अलग अलग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। इसी में एक कोलाइडी मिश्रण आता है, विषमांगी मिश्रण के अंतर्गत ही कोलाइडी मिश्रण आता है। और महीन होते हैं, जो नग्न आंखों से आप उस मिश्रण को नहीं देख पाओगे कि दो आपके पदार्थ यहां पर मिले हुए हैं, मिश्रण है या नहीं, समझ में आएगा, आपको लगेगा यह मिश्रण नहीं है, लेकिन वह मिश्रण होता है जब आप उसको अलग अलग विधियों से दोनों पदार्थों को अलग कर लेते हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको अगर कोलाइड का एग्जाम्पल बढ़िया बताया जाए तो दूध हो सकता है। जैसे दूध को आप जब बढ़िया चलाया जाता है, मशीन देखा होगा, उससे जो आपका नैनो वगैरह होता है ना, वो निकलता है बाहर, तो यह एक कोलाइडी मिश्रण ही होता है। रक्त ले लो
रक्त भी एक कोलाइडी विलयन होता है ना। रक्त में मौजूद जो भी चीजें होती हैं आपको मिली हुई दिखाई देती हैं, उस मिश्रण में नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन लैब वगैरह में देखो चला करके उस रक्त को निकाला जाता है और फिर बताया जाता है भाई क्या दिक्कत है तुम्हें। तो रक्त भी एक कोलाइडी मिश्रण ही होता है और यह अपने आप में एक विषमांगी मिश्रण हो गया। जब दो मिले हुए पदार्थों को अलग कर दिया जाए तो वो हो गया विषमांगी मिश्रण। तो इसलिए समांगी मिश्रण तो हो ही नहीं सकता है, पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा, इस कण को पृथक आंखों से नहीं देखा जा सकता, ये तो बताया ही था अभी, है ना, तभी तो कोलाइडी विलयन है वो। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा इसका आंसर। 25 का आंसर क्या है आपका, डी है। फिर 26 पर आते हैं, निम्न में से समांगी मिश्रण नहीं। ये लो देखो आ गया भाई, समांगी मिश्रण कौन सा नहीं है। जल में नमक बिल्कुल है, कार्बन डाइऑक्साइड में सल्फर ठीक है, यह तेल में जल, समझाया था ना अभी विषमांगी मिश्रण। तेल में जब जल मिलाते हो जल के ऊपर तेल की परत अलग ही दिखाई देती है ना, दोनों मिल नहीं पाते हैं एक साथ, तो वही आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो समांगी तो हो ही नहीं सकता, तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी। अब 27 नंबर पर आते हैं, न्यूटन की गति के तीसरे नियम से संबंधित है कौन सा। न्यूटन के तीनों नियम पता होने चाहिए। तीसरा नियम क्या कहता है, हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है। तो हर एक एक्शन का रिएक्शन होता है, इसमें जो पहला दिया हुआ है, नाविक के आगे की ओर कूदने की स्थिति में नाव का पीछे की ओर गति करना। ठीक है, जैसे ही आगे की ओर नाविक कूदता है नाव हल्की पीछे की ओर जाती है, तो एक एक्शन हुआ आगे की ओर, पीछे की ओर रिएक्शन हुआ। यही इसका सही आंसर हो जाएगा जो न्यूटन के तीसरे लॉ को जस्टिफाई करता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। यहां फोटोसिंथेसिस की बात की गई है, प्रकाश संश्लेषण। अब प्रकाश संश्लेषण के बारे में विचार करना है, तो प्रकाश संश्लेषण के बारे में क्या कह रहा है, इस अभिक्रिया में हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। तो बताओ भैया, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जैसे जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, तो आगे जो आपका क्या निकलता है, पौधे जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं, नहीं ना, तो क्या निकालते हैं, ऑक्सीजन को निकालते हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ ना, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, यहां ऑक्सीजन को विमुक्त करते हैं। दूसरा, प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है, तो यह ठीक हो जाएगा स्टेटमेंट, इसीलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। सही आंसर इसका बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटामिन है और उनकी बीमारियां आगे लगानी है। यार इतने आसान है क्वेश्चन, इसको तो बताने की जरूरत है नहीं। अब मस्टर्ड गैस के बारे में कह रहा है कि मस्टर्ड गैस मानव शरीर के किस अंग को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। मस्टर्ड गैस के बारे में अगर यहां नहीं एक जगह सुना होगा आपने, वर्ल्ड वार में सुना होगा, पहले विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को एक रासायनिक हथियार के रूप में यूज किया गया था। कहानी सुनी होगी आपने। उस रासायनिक हथियार में प्रयोग करने के बाद ही इस मस्टर्ड गैस पर प्रतिबंध भी लगाए गए। साथ ही साथ यह पता होना चाहिए जो ज्यादातर मौतें हुई उसमें से 80-85% मौतों का आंकड़ा निकल कर आया इसी हानिकारक गैस के चलते हुआ। और यह हानिकारक गैस जो लंग्स होते हैं, इंसान के फेफड़े होते हैं, इन्हें बुरी तरीके से प्रभावित कर देती है और फिर व्यक्ति की दम घुट के मृत्यु हो जाती है। तो यह मस्टर्ड गैस है। मस्टर्ड गैस किस अंग को प्रभावित करती है, यहां आंसर हो जाएगा आपका फेफड़े। फिर 31 नंबर, मोबाइल फोन में सूचनाओं का जो आदान प्रदान सिम के माध्यम से होता है, सिम का फुल फॉर्म पूछ लिया है। तो सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ये बिल्कुल रट लेना है आपको, ये तो याद करने की वाली जरूरत है, इसमें समझाने वाली क्या बात है। फिर आगे अगला है, निम्नलिखित में विचार करना है, आवृत्ति के घटते क्रम में इन्हें व्यवस्थित करना है। अब देखो, आपने अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में ही आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए, सबसे पहले आपका गामा रेज आती हैं, ये याद होना चाहिए। गामा रेज के बाद ही आपकी एक्सरेज आती हैं, एक्सरेज के बाद आपकी दृश्य प्रकाश, जहां पर विबग्योर दिखाई देता, सॉरी, फिर अल्ट्रावायलेट आ जाती है, फिर विबग्योर आ जाता है, फिर इंफ्रारेड आती है, इंफ्रारेड के बाद आपकी माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव आती है। ठीक, ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। अब यहां याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, देखो विबग्योर है ना, वी के पहले ही क्या होगा, वी मींस है आपका वायलेट, वायलेट के पहले होगा अल्ट्रावायलेट, और इधर आर है, आर के जस्ट बाद क्या होगा, इंफ्रारेड होगा, और फिर इधर गामा और एक्सरे याद कर लेना है, इधर माइक्रोवेव और रेडियो वेव याद कर लेना है। तो इस तरीके से पूरा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है ये याद हो जाएगा। याद करने का तरीका याद क्यों बता रहा हूं, क्योंकि यहां जो प्रश्न बनाया जा रहा है, यहां तो प्रश्न आपका आवृत्ति फ्रीक्वेंसी के घटते क्रम में बनाया जा रहा है। तो जैसे ही आप वेस्ट से ईस्ट की ओर आगे की ओर बढ़ोगे तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी जो है आपकी वो घटती चली जाती है। फ्रीक्वेंसी समझ रहे हो ना, ये आपने देखा होगा गामा रेज एक्सरेज की, और फ्रीक्वेंसी आपकी घटती चली जाएगी जितना ही आगे बढ़ोगे, और फ्रीक्वेंसी का ही जस्ट अपोजिट होता है वेवलेंथ। तो वेवलेंथ आपकी क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्लियर। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में अगर आपसे पूछेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ती है जैसे ही आप ईस्ट की ओर और आगे बढ़ोगे जाओगे, जैसे गामा से आप रेडियो वेव की ओर जाओगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी घटती चली जाती है, और जैसे ही आप गामा से रेडियो वेव की ओर जाओगे तरंग दैर्ध्य जो आपका वेवलेंथ होता है ये बढ़ता चला जाता है, और भेदन क्षमता जो होती है, भेदन क्षमता भी आपकी घटती चली जाती है। क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ, जब आप पूरा स्पेक्ट्रम आप तैयार कर लोगे तो आपके सारे क्वेश्चंस यहां से सही हो जाएंगे, इसलिए याद होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका 1 2 4 3 हो जाएगा। घटते क्रम में आपको बताना है, एक्सरे, दृश्य किरणें, फिर रेडियो वेव्स, फिर अवरक्त किरणें, सॉरी, फिर अवरक्त किरणें, फिर रेडियो वेव्स। ठीक, बिल्कुल उसी क्रम में यह दिया हुआ है।
बी सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। सूर्य समुद्र का जल और आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। समुद्र का जल चाहे आपका आकाश हो, ये नीले क्यों दिखाई देते हैं? ये स्कैटरिंग के कारण। जो प्रकाश में 7 रंग होते हैं, विबग्योर हमने पढ़ा, तो विबग्योर जो आपके 7 रंग होते हैं, इन 7 रंगों में से सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होनी चाहिए? वैसे तो वायलेट की होनी चाहिए, बैंगनी रंग की होनी चाहिए। तो हमें आकाश भी नीला दिखाई देना चाहिए, समुद्र का जल भी हमें बैंगनी दिखाई देना चाहिए। अब बैंगनी दिखाई तो देता नहीं, दिखाई कैसा देता है? नीला दिखाई देता है। देखो उसका रीजन होता है सेंसिटिविटी आंखों के साथ भी। आंखों के साथ संवेदनशील जो कलर होता है वो नीला रंग होता है, इसीलिए हमें नीला रंग जो है दिखाई देता है, चाहे आकाश का रंग हो चाहे आपका समुद्र के जल का कलर हो। पानी भी हमें कैसा? नीला दिखाई देता है समुद्र का। लेकिन अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए, फिजिक्स के अनुसार देखा जाए, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग किसकी होनी चाहिए थी? सबसे ज्यादा जो स्कैटरिंग होनी थी वो बैंगनी रंग में होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन आंखों के साथ भी उसकी संवेदनशीलता देखनी है, उस आधार पर ही हमें यह रंग नीला दिखाई देता है। और घटना कौन सी है? प्रकाश का आपका प्रकीर्णन, इसे स्कैटरिंग बोलते हो आप। फिर नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल में तैरना आसान होता है, बताओ क्यों होता है? उसका कारण क्या है? देखो उसका कारण है कि नदी के जल का घनत्व तो समुद्र के जल के घनत्व से कम होता है, तो इसीलिए नदी के जल की अपेक्षा हम समुद्र में बहुत आसानी। समुद्र में देखो डेंसिटी जब ज्यादा होगी समुद्र के जल की, तो स्वाभाविक सी बात है कोई भी वस्तु पानी के ऊपर क्यों तैरती है? किसने बताया था? ये आर्किमिडीज साहब ने बताया था। तो आर्किमिडीज साहब ने जब सिद्धांत दिया, बताया कि भाई कोई भी वस्तु समुद्र के ऊपर या पानी के ऊपर तैरती है तो उसका कारण होता है नीचे से भी एक बल लगता है। तो कोई भी वस्तु जब नीचे लगने वाले बल के बराबर ऊपर से बल लगा देगी तो वह तैरेगी भाई, ठीक है। जितना वजन उसका है, जितना वजन वो बराबर तैरने के बराबर अगर वह वजन पानी हटा देती है तो वह वस्तु तैरने लगती है। तो नीचे से लगने वाले बल को ही आपका बुयांस या उत्प्लावन बल बोला जाता है। तो बुयांस बल आपका जो होता है समुद्र में आपकी सतह पर क्या होगा? नीचे से ज्यादा बल लगेगा। चूंकि नीचे से डेंसिटी ज्यादा है समुद्र के नीचे, तो बल भी नीचे से ज्यादा लगेगा, तो ऊपर से आपको कम बल लगाना पड़ेगा। इसीलिए पानी में आपको, समुद्र के पानी में तैरना आसान रहेगा। नदी का जो है आपका डेंसिटी कम रहेगा, इसलिए ऊपर से आपको ज्यादा पानी तैरने में आपको पानी तेजी से और ज्यादा हटाना पड़ेगा, तो इसीलिए वहां तैरना भी थोड़ा कठिन है। और समुद्र में इसीलिए हल्का हल्का पानी हटाकर भी आराम से तैर सकते हो। तो जाकर जाओ समुद्र में तैर के आओ, ठीक। अब आते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कौन सा गलत युग्म सुमेलित है? गलत युग्म में देखो पहला है आपका हिग्स बोसान, पीटर हिग्स एकदम ठीक है। पाई मेसान यह भी गलत है, न्यूट्रॉन भी आपका गलत है, और इलेक्ट्रॉन भी आपके गलत हैं। और ये आपको सही क्या है? बिल्कुल ईंट पर नाच, तो बच्चों को पता होगा ना, ये बताया गया होगा। तो केवल एक ही आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में बतानी है। अब ये नैनोमीटर में बतानी है, यहां ध्यान से समझो। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई बतानी है, तो अब 6 फीट में कितने मीटर होते हैं? तो 6 फीट में आपके 183 मीटर हो गए भाई। 1.83 मीटर हो जाते हैं 6 फीट में। और एक आपका मीटर में 10 की पावर 9 नैनोमीटर होता है, ठीक। ध्यान से समझियो, गणित में कमजोर वालों और ध्यान से समझियो, ठीक है। देखो 6 फीट में आपके 1.83 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में आपके 10 की पावर 9 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। मीटर को छोटे छोटे नैनोमीटर में अगर तोड़ते चलो जाओगे तो 10 की पावर 9 नैनोमीटर निकलेंगे, तब वो 1 मीटर के बराबर आएगा। और 6 फीट आपका 1.83 मीटर के बराबर होता है, ठीक। ये हो गया, इतनी वैल्यू पता है। अब कह रहा है 6 फीट लंबा व्यक्ति है, उसको नैनोमीटर में बताना है। तो 6 फीट का अगर हमें मीटर में बताना होता तो 1.83 मीटर हो जाता। अब इस मीटर को हमने लिख लिया 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर, तो 1.83 इंटू 10 टू दी पावर 9 नैनोमीटर हो गया। अब बोले 1.83 को 183 कर दो, तो 183 जैसे ही करोगे तब आपका क्या हो जाएगा? 10 टू दी पावर -2 आएगा कि नहीं आएगा भाई? 183 मतलब नीचे 100, अब ये 100 ऊपर जाएगा 10 टू दी पावर -2, और इधर 10 टू दी पावर 9 लिखा हुआ है। अब ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे? 10 टू दी पावर 7 हो जाएंगे। इसीलिए जो आंसर हो जाएगा 183 गुणा 10 की पावर 7 आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन सा है भाई? सी हो गया आंसर। थोड़ी मैथ लगेगी इसमें, लेकिन आसान मैथ है बिल्कुल। अगर डिजिट आपको पता है बहुत इजीली आप समझ गए होगे। फिर महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की जानकारी के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहां सोनार का प्रयोग किया जाता है। हाइग्रोमीटर और हाइड्रोमीटर, ये दोनों आपको पता होना चाहिए, खूब पूछता है एग्जाम में, है ना। हाइड्रो डी है ना यहां पर, तो डेंसिटी वाला हो जाएगा। डी आपका जहां हाइड्रो है, डी लगा हुआ है, तो डेंसिटी के मापन के लिए होता है। और हाइग्रो, अब हाइग्रो किसके लिए हो जाएगा? ह्यूमिडिटी के लिए हो जाएगा। दोनों बेहद आसान है, याद रखना। फिर प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है भाई? तो प्रकाश की चाल आपको बताना है निर्वात में सर्वाधिक होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही नहीं है? तो यहां सही नहीं है बताना है। पहला, 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं, बिल्कुल ठीक। 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, बिल्कुल यह भी ठीक है। तीसरा यहां पर दिया हुआ है 1 गीगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, लो भैया गलत हो गया। 1 जीबी आपके पास डेटा होता है ना, 1 जीबी की मेमोरी कार्ड आता था, तो उसमें 1024 क्या होते थे? मेगाबाइट होते थे कि नहीं होते थे? तो ये गलत, पहला गलत दिया है। अगला देख लेते हैं, 1 टेराबाइट,
तो 1 टेराबाइट में भी भैया 1024 गीगाबाइट होते हैं, ये भी गलत दिया हुआ है। तो 2 यहां पर गलत दिए हुए हैं, ये ऑप्शन देखो गलत हो गया है, लेकिन ठीक है, यहां जो सी लगाया है उसका वो भी ठीक है, जिसने डी लगाया उसका भी ठीक है। माहे मालवान और मंगरोल ये बंदरगाह हैं, ये चर्चा में आए हुए थे इसलिए दिया हुआ है। फिर अगले क्वेश्चन पर आते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन आ गए। पॉलिटी के क्वेश्चन में जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है यह है संघ शक्ति समिति। तो ये यूनियन जो पावर कमेटी थी, यूनियन पावर कमेटी के आगे क्या दिया हुआ है, पट्टाभी सीतारमैया दिए हुए हैं। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति अंबेडकर साहब, प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। यहां कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताओ पहला जो यूनियन वाला है यह कमेटी किसके पास थी, सीतारमैया के पास नहीं थी, जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। और फिर संघीय संविधान समिति यह भी जवाहरलाल नेहरू के पास थी। तो हमने ऐसे भी याद किया था कि संघ वाली मोस्टली किसके पास थी, जो कमिटीज थी उसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू जी के पास थी। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला वाला। तीसरा प्रांतीय संविधान समिति, तो प्रांतीय वाली हमने याद की थी, सरदार पटेल जी के पास थी प्रांतीय वाली, तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो यहां सही पूछा है। और प्रक्रिया वाली तो ये राजेंद्र प्रसाद जी के पास थी। तो अब ये दूसरा और चौथा ही इस क्वेश्चन में सही ऑप्शन है। और पहला और तीसरा क्यों गलत है बता दिया। पहला वाला जो है पट्टाभी सीतारमैया की जगह अगर यहां जवाहरलाल नेहरू होता है तो एकदम ठीक था, और प्रांतीय में यहां पर अगर सरदार पटेल लिखा होता तो एकदम सही होता। क्लियर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीचे दिए गए कथनों में से एक अभिकथन और कारण वाला आ गया। तो संसदीय व्यवस्था प्रशासनिक कुशलता से अपरिचालित होती है, बिल्कुल ठीक बात है। और अगला कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था में ही जो विधायिका है, जो हमारी लेजिस्लेचर बॉडी है और जो एडमिनिस्ट्रेटर बॉडी है, इनमें एक साथ और अविभाज्य दोनों होते हैं, यानी कि ये एक समन्वय के साथ भी काम करते हैं। दूसरा, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर भी दिखाई देता है। ठीक है, हमारी जो संसदीय व्यवस्था बनाई गई है वह इतनी प्रशासनिक कुशलता से काम क्यों कर रही है, क्योंकि इन्हें एक साथ समन्वय के साथ भी कार्य करने के लिए यहां प्रॉपर संविधान में व्यवस्था की गई है, और यह सेपरेशन ऑफ पावर की भी व्यवस्था संविधान में की गई है। यही तो कारण है, तभी तो यह कारण भी है, जस्टिफाई कर रहा है। क्योंकि लगाकर देखा करो, जहां कथन और कारण वाले आया करें वहां क्योंकि लगा करके क्वेश्चन को पढ़ा करो। क्योंकि ऐसा है क्या, बिल्कुल ठीक। जब एक साथ आपका देखो, जब आप क्योंकि कथन पढ़ोगे फिर आप कारण पढ़ोगे, और कारण क्योंकि लगाकर जब पढ़ोगे तो जस्टिफाई करेगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, तो इसका ए आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं। 43 में कह रहा है कौन सा कथन गलत है। ध्यान से पढ़ियो, क्या कह रहा है, गलत है। पहला, अब तक प्रस्तावना को केवल एक बार 46वें संविधान संशोधन के तहत संशोधित किया गया है। बोले प्रस्तावना को तो एक ही बार किया गया, लेकिन जो तुम ये 46वें कर दिए ना, ये गड़बड़ कर दिए। यहां पर था 42वां संविधान संशोधन, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, राज्य एवं संघ शक्ति, राज्यों के नाम से उनके क्षेत्र विस्तार संविधान की पहली, हाँ भाई ठीक है, राज्यों का नाम उनके क्षेत्र विस्तार का संविधान की जो पहली अनुसूची है फर्स्ट शेड्यूल में ही मेंशन है। फिर नीति निर्देशक तत्वों में महिलाओं और जीवन यापन के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन अधिकार सुरक्षित है, बिल्कुल ठीक है, यह भी डीपीएसपी में प्रोविजन है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है, दूसरा और तीसरा सही, यानी कि 20 का सही आंसर। 44 नंबर देखते हैं, संघ की कार्यपालिका में। तो संघ की कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित है। यहां एग्जीक्यूटिव बॉडी की बात की जा रही है, तो संघ की कार्यपालिका की समस्त शक्तियां किसमें निहित होती हैं, हमने पढ़ा हुआ था राष्ट्रपति में होती हैं, और कार्यपालिका का ही अंग उपराष्ट्रपति भी होता है, प्रधानमंत्री भी और महान्यायवादी भी, अटॉर्नी जनरल भी संघ की कार्यपालिका का प्रमुख अंग होता है। आर्टिकल तो पता ही होगा ना, आर्टिकल 76 में यह बात कही गई है। अब आते हैं, देखो चारों जब इसके प्रमुख अंग है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, संसद में निम्नलिखित में से कौन से विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक होती है। यहां जब आप पढ़ोगे ध्यान से, तो नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र और सीमाओं में जब परिवर्तन करना होता है तो प्रायर रिकमेंडेशन यहां पर किसकी जरूरी होती है, राष्ट्रपति की। यानी कि प्रायर रिकमेंडेशन यहां किन किन प्रकार के विधेयकों में राष्ट्रपति की चाहिए होती है, वो सारे पूछे जा रहे हैं आपसे। तो बिल्कुल ठीक है, आर्टिकल 3 में यह स्पष्ट दिया हुआ है कि राष्ट्रपति रिकमेंड करता है सबसे पहले, संसद को अधिकार है। देखो, किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना है, यह अधिकार किसको दिया गया है, यह अधिकार तो केवल संसद के पास है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। धन विधेयक, मनी बिल पर पहले रिकमेंडेशन चाहिए ही चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि बाद में इसके पास बिल्कुल नहीं होता है पुनर्विचार करने का अधिकार, इसलिए पहले रिकमेंडेशन चाहिए ही होती है। यह भी ठीक है, ऐसा विधेयक जो संचित निधि पर भारित हो गया कोई भी, तो उस पर भी प्रायर रिकमेंडेशन चाहिए। और चौथा, आपका व्यापार संबंधी कोई भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आरोपित करने, वहां भी चाहिए। तो चारों इसके बिल्कुल फिट आंसर हैं, चारों इसका आंसर हो जाएगा, सही आंसर डी होगा, 1 2 3 और 4।
46 में क्या कह रहा है, कौन से पदाधिकारियों की नियुक्ति पद से हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है? तो चाहे कैग हो, चाहे अटॉर्नी जनरल हो, चाहे राज्यों के राज्यपाल हो, इन सबकी नियुक्ति और पद से हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति महोदय के पास होता है। डी आंसर है इसका 1, 2 और 3। फिर उपराष्ट्रपति पर आते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में अगला प्रश्न है। यहां कह रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उस निर्वाचन में क्या संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं? बिल्कुल ठीक बात है। यहां इलेक्टेड और नॉमिनेटेड यानी कि निर्वाचित और मनोनीत दोनों ही सदस्य आपके उपराष्ट्रपति के चुनाव में, निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगर यही उपराष्ट्रपति की जगह अगर राष्ट्रपति दिया होता तो यहां राष्ट्रपति में जो मनोनीत वाले होते हैं ये भागीदारी नहीं करते हैं इसके इलेक्शन में, यहां केवल और केवल निर्वाचित आते हैं। ठीक है, समझ गए कि नहीं? अब फिर अगला स्टेटमेंट है, राज्यसभा का पदेन सभापति होने के कारण राज्यसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है। बिल्कुल ठीक बात है। लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह लोकसभा का सदस्य भी होता है, लेकिन राज्यसभा का जो अध्यक्ष है पदेन सभापति होता है, यानी कि राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी नहीं है, केवल राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखना जरूरी है। कौन? उपराष्ट्रपति। इसीलिए उसे पदेन सभापति बोला जाता है, यानी कि उस पद पर बैठा व्यक्ति ही जो राज्यसभा की अध्यक्षता करेगा, उसकी बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? पदेन सभापति, उपराष्ट्रपति जो होता है। क्लियर? दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, पहला भी स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। स्थगन प्रस्ताव के बारे में बात की गई है, कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश होता है, तो बिल्कुल गलत है। यहां पर क्यों गलत है? क्योंकि जो संसद की नियमावली है उन नियमावली में कहीं भी चर्चा नहीं की गई है कि जो स्थगन प्रस्ताव है, एडजर्नमेंट जो आपका प्रस्ताव है ये राज्यसभा में लाया जाएगा। बिल्कुल नहीं, केवल कहां लाया जाता है? लोकसभा में लाया जाता है। फिर आगे, सदन का कोई भी सदस्य प्रस्ताव पेश कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और जब यह प्रस्ताव लाया जाता है कम से कम 2.5 घंटे की इस पर चर्चा होनी चाहिए, चूंकि कोई सामाजिक जो कोई आप समझिए महत्व का, सामरिक महत्व का जो मुद्दा होता है उसी को आपका स्थगन प्रस्ताव में जो कार्रवाई चल रही होती है उस प्रक्रिया को रोक करके, स्थगित करके यह प्रपोजल लाया जा रहा है, तो उस पर पर्याप्त चर्चा होती है और चर्चा के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 2.5 घंटे का है। तो इसीलिए तीसरा भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा। 48 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो 2 और 3 रहेगा। यहां भैया ठीक कर लेना, यहां पर आपका देखो कोई भी ऑप्शन नहीं दिया हुआ है ऐसा। ठीक है, तो इसका 2 और 3 इसका सही आंसर रहेगा। अब आगे 49 पर आते हैं। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इन कथनों में विचार करना है, ये टाइपिंग एरर है। और दोनों कथन कौन से हैं? पहला है राज्यसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर मंत्रिपरिषद को नहीं हटा सकती है। दूसरा है मंत्रिपरिषद सामूहिक उत्तरदायित्व लोकसभा के प्रति होता है। बिल्कुल ठीक बात है। देखो भैया, जब मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है? लोकसभा के प्रति होती है। तो बोले भैया जब सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति हम उत्तरदायी हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, तो तुमको हटाने का अधिकार ही नहीं है। और कारण क्या है? कारण यही है। बिल्कुल ठीक बात है। बोले राज्यसभा नहीं हटा सकती है क्योंकि मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। दोनों देखो एकदम फिट बैठ रहे हैं कि नहीं स्टेटमेंट, तो इसी आधार पर ए सही हो जाएगा इसका और उसकी सही व्याख्या करता है। तो व्याख्या वाले समझ में आया कि कुछ क्वेश्चंस में जहां कॉन्ट्रडिक्शन दिखा करे क्योंकि लगा करके जोड़ने की कोशिश किया करो और एकदम सही आंसर तक आप पहुंच जाओगे। फिर विधानमंडल द्वारा पारित किसी साधारण विधेयक के बारे में राज्यपाल के पास कौन सा विकल्प होता है? विधानमंडल कोई भी विधेयक लेकर आता है तो राज्यपाल के पास क्या क्या शक्तियां होती हैं? विधेयक को मंजूरी दे दे, बिल्कुल ठीक है। विधेयक को अपनी स्वीकृति देने से रोक सकता है, बिल्कुल रोक सकता है। और क्या वह राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है? तो आर्टिकल 200 और 201 पढ़ा था कि नहीं हमने पॉलिटी में, तो वहीं पर बात की गई थी कि राष्ट्रपति के पास विधेयक को आरक्षित करने के लिए भी रख सकता है। यह राज्यपाल के पास शक्ति होती है और यहां उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। फिर राज्य में कौन कौन से राज्य हैं जहां राज्य प्रशासनिक अधिकरण की बात की गई है? राज्य प्रशासनिक अधिकरण, शैट जिसे आप बोलते हो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स। तो ये ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं? हमने पढ़े थे कि जब जुडिशरी पर बहुत ज्यादा भार बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा न्यायिक बोझ बढ़ जाता है, उसे कम करने के लिए ट्रिब्यूनल्स की स्थापना की गई जो क्वासी जुडिशियल बॉडीज होती हैं। क्वासी जुडिशियल बॉडीज का मतलब क्या होता है आप समझ रहे हो ना, कि जिनके देखो जहां पर आपका उस ट्रिब्यूनल में आपके जुडिशरी वाले पार्ट तो रहेंगे ही, कुछ लोग शामिल होंगे, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के भी लोग शामिल होते हैं। चूंकि जैसे कोई पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है, अब पर्यावरण के विशेष जानकार को, पर्यावरणविद को वहां पर अगर बिठाया जाएगा, उसकी एक ट्रिब्यूनल में शामिल किया जाएगा, तो जो निर्णय दिया जाएगा वो निर्णय और ज्यादा स्पेसिफिक होगा, है ना, और ज्यादा शानदार निर्णय आएगा निकल करके। तो इसीलिए क्वासी जुडिशियल बॉडीज की स्थापना की गई जिसे ट्रिब्यूनल के रूप में जाना गया। अब जो कैट होता है सेंट्रल लेवल पर, यानी कि जो सेंट्रल जॉब में आपके अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनके मामले कोई भी हैं, चाहे भ्रष्टाचार का मामला हो, चाहे रिक्रूटमेंट का मामला हो, वो कैट में चलता है आपका। लेकिन वही स्टेट लेवल के जो अधिकारी, जैसे उत्तर प्रदेश का कोई राज्य कर्मचारी है, इसका कोई भी जुडिशरी, कोई भी रिक्रूटमेंट से जुड़ा हुआ मामला है, यहां कहां पर चलेगा? ये सैट में चलेगा। अब पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जहां पर सैट जो है स्थापित किया गया है। तो सैट आपको पता होना चाहिए 9 राज्यों में स्थापित किया जा चुका है अभी तक। वो 9 राज्य कौन से हैं भाई? 9 राज्यों में सबसे पहले आपको 5 जो है साउथ वाले पूरे याद कर लो एकदम, महाराष्ट्र है और केरल, कर्नाटक और आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ये 5 हैं जहां पर सैट है। फिर आपका वेस्ट बंगाल और उड़ीसा आ जाएगा, 2 ये आ जाएंगे साथ।
और उसके बाद 8वां मध्य प्रदेश है और 9वां आपका हिमाचल प्रदेश है। ये 9 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपका सेट स्थापित किया गया है, सेट की स्थापना हो चुकी है, यानी कि यहां के राज्य के कर्मचारियों के मामले जो है सेट में चलते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, आंध्र प्रदेश बिल्कुल ठीक है, हिमाचल, कर्नाटक, केरल ये भी ठीक है, तो ये चारों इसके सही आंसर हो जाएगा। सेट समझा दिया, सेट कितने राज्यों में है, 9 राज्यों में हो चुका है, ये समझ में आ गया होगा। नोट डाउन कर लेना, अगर यहां देखो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो नोट डाउन जरूर करना, आगे अगर कोई प्रश्न बनाया गया तो आगे गलत नहीं होना चाहिए। फिर आते हैं धन विधेयक पर। तो धन विधेयक क्या विधानसभा में पेश? नहीं भाई, धन विधेयक हाँ बिल्कुल ठीक है। धन विधेयक देखो, राज्यों में जो धन विधेयक आता है वो विधान परिषद में तो पेश नहीं हो सकता है, जहां जहां पे विधान परिषद है कहां पेश होगा, विधानसभा में पेश किया जाएगा, तो स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहीं सदन केंद्र के स्तर पर क्या होता है, धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, ठीक है। अब विधान परिषद इसे ना तो अस्वीकार कर सकती है ना ही इसमें संशोधन कर सकती है, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। ना तो अस्वीकार किया जा सकता है इसके द्वारा, ना कोई संशोधन आप कर सकते हो, केवल आपके पास अधिकतम 30 दिनों तक इसे रखने की, और नहीं अगर कोई भी अपनी तुम परमिशन इस पर नहीं दोगे भैया विधान परिषद जी, तो आपकी तरफ से यह पारित मान लिया जाएगा। यहां इतना कमजोर रखा गया है विधान परिषद को, क्लियर। तो यहां पर आपको समझना है, पहला स्टेटमेंट ठीक है, पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है, दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, तीसरा ठीक है। इसका जो सही आंसर है सी हो जाएगा, केवल 2 और 3। अब अगला क्वेश्चन है आपका कमिटीज पर, और पंचायती राज से संबंधित है, बताना है कौन सी समितियां पंचायती राज से संबंधित हैं। तो पहली है बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीवीके राव, एलएम सिंघवी, सारी की सारी भैया पंचायती राज से। जब हमने वहां पर पंचायती राज के बारे में पढ़ा था तो नहीं जाने थे कि बलवंत राय मेहता जिन्होंने 3 टायर की, इस बार क्वेश्चन भी आया हुआ था कि त्रिस्तरीय जो है व्यवस्था बताई थी इन्होंने होनी चाहिए, कहां पर, पंचायती स्तर पर। अशोक मेहता 2 स्तर की बात करते हैं, जीवीके राव और एलएम सिंघवी अगर नहीं याद हो तो वहां हमने एक कोड भी बनाया था, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता याद रहता है, उसके बाद आरएसटीजी हमने बनाया हुआ था, याद है। जो जीवीके राव, आर का मतलब है, एस का मतलब आपका सिंघवी, टी मतलब थुंगम, जी मतलब गॉडगिल, ये 4 इसके बाद इनकी क्रोनोलॉजी आती है, ये क्रोनोलॉजी भी आप याद कर सकते हो, नहीं तो ये सारी की सारी जो समितियां हैं वो पंचायती राज से संबंधित हैं। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग के बारे में बात की गई है। तो कैग के बारे में कहा जा रहा है, पहला स्टेटमेंट है कि इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तर पर होता है। तो बताओ भैया, कैग के हाथों में जो अकाउंटिंग का काम होता है वो केंद्र के स्तर का भी होता है और राज्य के स्तर का भी होता है, ठीक है। तो कैग को यहां पर अधिकार दिया गया है राज्यों में भी और केंद्र के स्तर पर भी, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा है इसका कार्यकाल 5 वर्ष व 60 वर्ष। नहीं भाई, इसका कार्यकाल 5 वर्ष नहीं होता है, कैग का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। तीसरा है यह केंद्र के लेखों से संबंधित जो रिपोर्ट है प्रधानमंत्री को ना किसको देता है, प्रेसिडेंट को यह अपनी रिपोर्ट देता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी गलत है, दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। और आपको ध्यान से अब पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। जल्दबाजी में आपने बोला हाँ भाई पहला सही है, केवल एक बढ़ करके आगे बढ़ गए, नहीं काम करना है। क्यों नहीं ये काम करना है, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर गलत उत्तर चुनना है, यहां गलत उत्तर आपको चुनना है। और गलत क्या है भाई, गलत यहां पर दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, केवल 2 और 3 यहां पर। यहां सही नहीं बताना है, यहां गलत बताना है। इसीलिए यही जो सिली मिस्टेक्स होती है ना, कि हमें आंसर तो पता था लेकिन हमारा जो आंसर हम टिक करके वो गलत हो गया, यानी कि प्रश्न का आंसर आ रहा था लेकिन जो हमने गोला भरा ना वो गोला गलत क्यों हो गया, जल्दबाजी में पढ़ने के कारण। फिर देखो यहां पर है मूल अधिकार और अनुच्छेद, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप ऐसे ही लगा लो, ये तो आर्टिकल्स आपको रटे होने चाहिए। फिर निर्वाचन आयोग के कार्यों पर यहां क्वेश्चन है। तो निर्वाचन आयोग के कार्य निम्नलिखित में से कौन से हैं। पहला, राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दलों का दर्जा प्रदान करना, ये किसका कार्य है, यह भी हमारे निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन का ही काम है। निर्वाचन के समय राजनीतिक पार्टियां प्रत्याशियों में आदर्श आचार संहिता घोषित करना, यह भी इलेक्शन कमीशन का काम है। परिसीमन आयोग की सिफारिश होती है। और फिर निर्वाचन जो क्षेत्र है इनका निर्धारण कौन करता है, इलेक्शन कमीशन ही करता है। और ये सिफारिश कौन करता है, परिसीमन आयोग करता है, ठीक। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, डी आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं, यहां अनुसूचियां और उसका मिलान करना है। जैसे चौथी अनुसूची है, चौथी अनुसूची का संबंध आपका राज्यसभा की सीटों से है, बिल्कुल ठीक बात है। छठी अनुसूची का आपका किससे संबंधित है, छठी अनुसूची आपको अगर याद हो, एटीएम बताया था हमने कि नहीं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये छठी अनुसूची हो गया। 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित हो गया। 10वीं में आपका दल बदल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, ये आसानी से आपको याद होंगी सारी की सारी। पॉलिटी की क्लासेस में बहुत अच्छे से हमने याद भी कर ली थी सारी अनुसूचियां। अब सरकार द्वारा राजकोषीय फंड को पूरा करने के लिए जो फिजिकल डेफिसिट होता है सरकार का, उस फिजिकल डेफिसिट को पूरा करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार विदेशों से भी पैसा उठाती है और बोरोइंग भी लेती है, अंदर आंतरिक बाजारों से भी अपने पैसा उठाती है, ठीक है। प्रोविडेंट फंड के रूप में भी पैसा लेती है। प्रोविडेंट फंड क्या होता है भाई, प्रोविडेंट फंड होता है आपका, जैसे कोई सरकारी कर्मचारी है, कोई कर्मचारी है, उसके वेतन से कुछ पैसा कटता है और जब पेंशन मिलती है, पेंशन में सरकार भी एड ऑन करके ये पॉलिसी लेकर आती है कि हम आपको पेंशन जब आप रिटायर हो जाएंगे 60 के बाद में तो हम पैसा देंगे। तो वो पैसा जो जमा होता है
वो प्रोविडेंट फंड के रूप में भी जमा होता है सरकार के पास। तो सरकार उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट करती है, तो इस तरीके से, या आपका वेलफेयर स्कीम्स में लगाती है। तो राज्य को उसी घाटे को अपने पूरा करने के लिए वह इन सब टूल्स का प्रयोग करती है, चाहे आपका विदेशी ऋण हो, चाहे आंतरिक बाजार उधारी हो, चाहे आपका प्रोविडेंट फंड हो। क्लियर? तो ये सारे के सारे तीनों इसके सही आंसर हो जाएंगे। लॉफर वक्र पर आते हैं। लॉफर वक्र के बारे में कह रहा है कि इन कथनों पर विचार करना है। बताओ भाई, लॉफर वक्र हो गया या फिलिप वक्र हो गया, सारे वक्र बहुत आसानी से आपको बहुत इजी लैंग्वेज में समझ में आने चाहिए आपको, क्योंकि ना लॉफर वक्र से क्वेश्चंस खूब बनता रहता है और बहुत आसान है। फिगर आपने देखा होगा इस तरीके से बना होता है लॉफर वक्र का। ये देखिए, आपको उल्टा यू दिखाई देता होगा फिगर में। क्या मतलब होता है इसका? एक तरफ देखो लिखा होता है टैक्स आपका रेवेन्यू, दूसरी तरफ टैक्स रेट। इसका भी मतलब मत समझो, बिल्कुल डेली लाइफ में समझने की कोशिश करो। जैसे सरकार आपके ऊपर कर लगाती है, एक टैक्स रेट निर्धारित करती है। आपकी कोई इनकम है, इनकम के ऊपर एक टैक्स लगाएगी। तो लाफर भैया ने कुछ अलग नहीं बताया। लाफर भैया ने बताया सरकार हम पर 10% मान लीजिए कर लगाती है, हम पर 10% कह रही है कि आपको इस रेट पर आपको टैक्स देना है अपनी इनकम पर। तो अब जैसे ही 12 करेगी तो हम दे देंगे भाई, चलो ठीक है। 14 करेगी दे देंगे, लेकिन जैसे ही तुम 20 करोगे तो हम क्या करेंगे? टैक्स की चोरी करने लगेंगे। तो यही लाफर महोदय ने देखा, इस पर स्टडी की, रिसर्च की और इसके बारे में फिर बताया कि देखो ऐसा उल्टा यू बनता है। और उल्टा यू का क्या मतलब है? देखो एक तरफ लिखा उन्होंने टैक्स रेवेन्यू, टैक्स का राजस्व जो ऊपर की ओर है, जो वर्टिकल है आपका, और जो हॉरिजॉन्टल है आपका ये टैक्स रेट है। बोले टैक्स रेवेन्यू जो है आपका, एक समय तक जब आप टैक्स रेट बढ़ाते चले जाओगे तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही वह समय जब आपका सैचुरेशन का पीरियड आ जाएगा, टॉप पर आप सैचुरेट हो चुके हो, यानी कि यहां पर मैक्सिमम रेवेन्यू पा सकते हो आप, इसके बाद अगर तुमने तनिक भी अगर टैक्स रेट बढ़ाया तो हम टैक्स की चोरी करने लगेंगे, या लोग जो है टैक्स की चोरी करने लगेंगे। तो टैक्स रेट बढ़ रहा है लेकिन जो टैक्स रेवेन्यू है वो नीचे जा रहा है। यही उल्टा यू का मतलब है। यानी कि राजस्व और कर की दर में यही जो रिलेशन होता है, इसी रिलेशन को किसने बताया था? लाफर महोदय ने बताया था। यही लाफर वक्र कहलाता है। तो पहला जो आंसर है इसका, राजस्व की प्राप्ति और कर की दर के मध्य संबंध जो बताया था, यही लाफर वक्र के अंतर्गत ये वक्र बना दिया तो लाफर वक्र हो गया। बात तो बहुत आसान थी, है ना, आप भी जानते होंगे। और फिर बेरोजगारी और मुद्रास्फीति में संबंध, ये फिलिप्स महोदय ने बताया था। फिलिप्स महोदय ने कहा कि देखो बेरोजगारी दर जब बढ़ती चली जाएगी, जितनी बेरोजगारी दर बढ़ेगी मुद्रास्फीति उतनी ही डाउन होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी। जैसे मुद्रास्फीति बढ़ रही है बहुत ज्यादा, मुद्रास्फीति कब बढ़ती है? जैसे ये समझो कि हमारे पास भी पैसा है, 4-5 लोग और हैं, खूब पैसा है, लेकिन जो सप्लाई के स्तर पर कोई वस्तु है ना वो कम है, कम होगी तो उसकी मांग बढ़ाएंगे हम। हमारे पास पैसा है तो हम मांग बढ़ाएंगे। हम अगर बेरोजगार हैं तो हम काहे मांग बढ़ाएंगे, है ना? हम उसकी मांग जब बढ़ाएंगे नहीं तो उसकी वैल्यू क्या होती चली जाएगी? डाउन होती चली जाएगी। सप्लाई के स्तर पर वस्तु है लेकिन हमारे पास डिमांड के स्तर पर पैसा ही नहीं है, क्योंकि हम बेरोजगार हैं। बोले जब बेरोजगार रहेगा आदमी, ज्यादा समय तक बेरोजगारी रहेगी, तो जो मुद्रास्फीति है वो भी डाउन होती चली जाएगी। फिलिप्स महोदय ने यही बता दिया था, इसी को वक्र के रूप में प्रदर्शित करके दिखा दिया। बस बात तो यही थी, इतनी थी। आर्थिक विकास के साथ आय के वितरण में होने वाला जो तीसरा स्टेटमेंट है, ये देखो आपका गिनी गुणांक है। मतलब यह है कि आपने देखा होगा कि जीडीपी बढ़ती चली जाती है लेकिन आर्थिक विषमता भी बढ़ रही है। उसका कारण क्या बताया इन्होंने? कि जो टॉप के 1% लोग हैं, मैक्सिमम जो पैसा है, आय है, ये एक जगह केंद्रीकृत है, यानी कि जो पैसा है एक ही जगह जमा हो रहा है। तो जो गरीब है और जो अमीर है और अमीर हो रहा है, इसके बीच का गैप जो है बढ़ता चला जा रहा है, तो विषमता भी बढ़ती चली जा रही है। गिनी गुणांक में चर्चा की गई है इसकी, इस तरीके से चर्चा की जाती है। तो दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट लॉफर वक्र से नहीं है। कौन सा स्टेटमेंट है लॉफर वक्र से? पहला स्टेटमेंट है लॉफर वक्र से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल एक। जीएसटी के दायरे से, देखो जीएसटी जब आता है कुछ चीजों को बाहर रखा गया, उसमें शराब पर जैसे कर, अब देखा होगा आपने शराब पर जो एक्साइज ड्यूटी लगती है राज्यों के हाथ में रहती है, जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। पहला है भाई, किसको किसको बाहर रखा? तो ये जो शराब पर कर है इसको बाहर रखा। सीमा शुल्क जो कस्टम ड्यूटी है इसे भी बाहर रखा गया, और विमान ईंधन है इस पर भी जो है जीएसटी के दायरे से इसको भी बाहर रखा गया। तीनों ही ऐसे जो दिए हुए टूल्स, ये सारे जीएसटी के दायरे से बाहर रखे गए हैं, पता होगा आप सभी को। अब किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास किया है? देखो इसके आंसर के बारे में नहीं पता है तो कम से कम थोड़ा सा समझने की कोशिश करो, आंसर आप इजीली लगा ले जाओगे। कैसे? कृषि में ऋणात्मक वृद्धि किस पंचवर्षीय योजना में हुई? आंसर इसका है तीसरी। लेकिन बताओ पहली पंचवर्षीय योजना कब आती है? 1951 में आती है। 51 से 56 तक पहली चलती है, 56 से फिर आपकी शुरू होती है 61 तक दूसरी चलती है, फिर भैया 61 से शुरू होगी 66 तक। तीसरी पंचवर्षीय योजना का वर्ष क्या था? 1961 से 1966। अब ये बताओ इसी 61 से 66 के बीच में दो बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई, दो बड़े बड़े युद्ध हो गए। एक हो गया हमारा चीन के साथ युद्ध, दूसरा हो गया भैया पाकिस्तान के युद्ध। अब हमारा देश जो अभी गरीबी से जूझ रहा है और दो युद्ध एक ही पंचवर्षीय योजना में अगर झेल जाएगा, तो ये बताओ क्या उस पंचवर्षीय योजना में कृषि में आपको सकारात्मक वृद्धि देखने को मिल सकती है? नहीं देखने को मिलेगी। इसीलिए आपकी कृषि में जो ऋणात्मक वृद्धि है कहां देखने को मिलती है?
तीसरी पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलती है। कारण पता होगा तो फैक्ट रटना नहीं पड़ेगा। फिर आते हैं 62 नंबर, और 62 नंबर है मुद्रा का अवमूल्यन। अब मुद्रा का अवमूल्यन निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। देखो जो आपकी मुद्रा है इसका डिवैल्यूएशन हो रहा है। अब डिवैल्यूएशन जो है कब किया जाता है? डिवैल्यूएशन सरकार जानबूझकर करती है। जानबूझकर क्यों करती है? निर्यात को बढ़ावा देने के लिए करती है। कैसे करती है इसको समझ लो। जैसे जब निर्यात हतोत्साहित हो रहा होता है, एक्सपोर्ट जो है भारत का एक्सपोर्ट देख रही सरकार कम हो रहा है, लोग जो है एक्सपोर्टर जो है कम रुचि दिखा रहे हैं। रुचि क्यों दिखा रहे हैं कम? क्योंकि उन्हें लाभ कम हो रहा है। भैया व्यापारी आदमी, बनिया आदमी क्यों काम करता है? वो बनिया आदमी सीधा लाभ के लिए काम करता है। तो एक्सपोर्ट कम क्यों करेगा? क्योंकि उसको लाभ कम होगा। सरकार डिवैल्यूएट कब करेगी? डिवैल्यूएशन करने से उसको लाभ कैसे बढ़ेगा ये समझ लो। जैसे पहले आप समझिएगा डॉलर और रुपए की तुलना करके यहां पर समझा जाता है। जो भी व्यापार होता है, विदेशी व्यापार की बात, जब एक्सपोर्ट की बात करोगे तो आप डॉलर और रुपए के रूप में यहां समझने की कोशिश करो। जैसे पहले $1 आपका 100 रुपए हुआ करते थे $1 में, ठीक है। और फिर जब मुद्रा की वैल्यू गिरेगी, भारतीय मुद्रा की वैल्यू जब गिराई जाएगी तो $1 में अब हो जाएंगे 150 रुपए। तो डॉलर यहां ये मत समझना कि पैसा की वैल्यू जो बढ़ाई जा रही है, $1 में 150 रुपए हो रहे हैं, तो जो मुद्रा है भारतीय मुद्रा उसकी वैल्यू गिर नहीं रही है, वो उठ नहीं रही है, गिर रही है। कैसे गिर रही है? $1 पहले 100 रुपए के बराबर होता था, अब $1 आपका 150 के बराबर है, यानी कि 150 रुपए जेब से चले जाएंगे। ठीक है, तो गिरी ना। अब आपको अगर $1 लेना होगा 150 जेब से चले जाएंगे, तो ये दिक्कत हुई। अब बोले आयात निर्यात कैसे बढ़ता है, एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है? जब वैल्यू गिराई जाती है, मुद्रा की वैल्यू अवमूल्यित की जाती है। अवमूल्यन का मतलब ही क्या है? जब वैल्यू गिराई जा रही है मुद्रा की सरकार के द्वारा, तो यहां एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है ये समझाओ। यहां समझो, जैसे बाहर कोई भी एक्सपोर्ट किया, एक्सपोर्ट के बाद बाहर से वो लेकर आया $5। पहले वो $5 लेकर आता था, कोई भी व्यापारी है तो पहले $5 के लिए उसको 500 रुपया मिलता था। ठीक है, यहां आरबीआई से पैसा लेता था, कहता था ये लो $5, रुपया कितना मिला? 500 रुपए। लेकिन जब मुद्रा की वैल्यू गिर गई है, भारत सरकार ने गिरा दी है, तो अब $1 का 150 रुपया है। जब $5 वह आरबीआई को देगा तो $5 के लिए उसको कितना मिलेगा? 750 रुपया मिलेगा। तो एक्सपोर्टर कहेगा अब ठीक है, अब थोड़ा फायदे का सौदा हुआ है। पहले हमको उतने माल के लिए 500 रुपया मिलता था, अब उतने माल के लिए हमको 750 रुपया मिल रहा है। इसलिए अवमूल्यन से निर्यात में बढ़ोतरी होती है। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? फिर विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुओं सस्ती हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। जब ज्यादा एक्सपोर्ट होगा तो विदेशी बाजार में घरेलू वस्तुएं ज्यादा पहुंचेंगी, तो इसीलिए उनका रेट भी कम होगा। भाई वहां भी तो कंपटीशन वाला माहौल है, जब वस्तुएं ज्यादा जाने लगेंगी तो वहां वस्तुएं सस्ती होने लगेंगी। दूसरा बिल्कुल ठीक है। तो यहां पर कथन 1 और 2 दोनों ही सही हैं और उसकी व्याख्या कर रहा है। ठीक, क्लियर? तो 62 नंबर समझ में आया? जो उसका टेक्निकल टर्म था वो समझ में आ गया आसान भाषा में, कि मुद्रा के अवमूल्यन से निर्यात कैसे बढ़ता है, वो स्टेटमेंट कैसे सही हुआ। अब आते हैं अगले पर, राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि। तो नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड होता है, इसके बारे में समझना है। क्या है ये? इजीली समझ में आ रहा होगा। एक ऐसा फंड होगा जो देश की जो इंफ्रास्ट्रक्चर वाली परियोजनाएं हैं, इनमें पैसा देने के लिए यहां पे देखो कमी का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं के लिए पैसे की, तो एक फंड बनाया गया सरकार के द्वारा। उस सरकार में, उस फंड में 49% हिस्सेदारी देखो सरकार की रहती है और 51% जो हिस्सेदारी है वो निवेशकों की रहती है। क्लियर? निवेशकों की हिस्सेदारी जो है 51 रहती है और सरकार की 49। जो एक पीपीपी वाला मॉडल पढ़ा है आपने, है ना, तो वही पीपीपी मॉडल आपको इस NIIF वाले इस फंड में दिखाई देगा। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट ठीक हो गया। लेकिन ये जो अध्यक्षता करता है, यहां आपसे खेल गया है स्टेटमेंट। तो यहां जो अध्यक्षता की जाती है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो आपका आर्थिक जो मामले हैं, आर्थिक मामलों का विभाग, इसके जो सचिव साहब होते हैं, सेक्रेटरी साहब, ये सचिव साहब इसकी अध्यक्षता करते हैं। बस ये स्टेटमेंट इसलिए फैक्ट के बेस पर गलत हो जाएगा, कॉन्सेप्ट के बेस पर समझ आना चाहिए कि ये जो फंड बनाया गया क्यों बनाया गया और इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या काम करता है और इसकी अध्यक्षता कौन करता है। ये सचिव साहब अध्यक्षता करते हैं। यहां वित्त मंत्री देकर के आपको कंफ्यूज करेगा। तो पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर पर आते हैं। तो यहां मैच करना है, अंशी कर्नाटक का ही है, बेतला आपका देखो छत्तीसगढ़, इंद्रावती झारखंड, संजय मध्य प्रदेश का है। तो ठीक है, ये तो आप मैच ही कर लोगे ना, इसमें मैच वाले में तो बहुत आसान है। ये सीधा सीधा देखो उत्तर प्रदेश के पश्चिम बिहार दिए हुए हैं। नवाबगंज जैसे आपका उन्नाव, पार्वती अर्गा आपका गोंडा का है, समसपुर, यहां क्या बोलना है, यहां बोल रहा है कि गलत 4 युग्म है, इनमें से बताना है कौन से सही हैं। तो पार्वती अर्गा एकदम ठीक है गोंडा का, नवाबगंज ये भी एकदम ठीक है। अब ओखला पश्चिम बिहार, देखो ओखला कहां पे है? रायबरेली में है? नहीं भाई, कहां है? नोएडा में है। और समसपुर, ये भी कितनी बार पढ़ चुके हैं, समसपुर कहां पर है? रायबरेली का है। तो ये 2 गलत दिए हुए हैं, पहला और दूसरा। तीसरा चौथा एकदम ठीक है। तो पहला दूसरा गलत है, तीसरा चौथा सही है। कितने युग्म सही हैं इसमें से ये बताना है, तो 2 युग्म जो है इसके सही हैं, सी आंसर हो जाएगा। जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में बताना है, कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है यह केवल उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में ही पाया जाता है, बिल्कुल गलत।
केवल वाले देखो, एक तो नकारात्मक वाले जो स्टेटमेंट हुआ करें ना, जो एब्सोल्यूट वाले आपको दिखा करें, जैसे नकारात्मक नहीं, जो एब्सोल्यूट स्टेटमेंट हो कि केवल लगा हुआ है, ठीक है, इस टाइप के स्टेटमेंट मैक्सिमम आप देखना गलत होते हैं। अभी यूपीपीसीएस में यही ट्रेंड रहेगा। यूपीएससी ने तो और ट्रेंड अपना चेंज कर दिया, लेकिन पीसीएस अभी भी इन पर काम नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो रिपीटेड क्वेश्चंस उठा लेता है तो वहां यही ट्रेंड रहता था कि जैसे केवल जैसा स्टेटमेंट देखो मोस्टली गलत होते हैं। जैसे जैव विविधता हॉटस्पॉट के बारे में कह रहा है केवल उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है, गलत हो जाएगा ये, है ना। उष्णकटिबंधीय के साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय के क्षेत्रों में भी यह हॉटस्पॉट जो है पाए जाते हैं। पहला गलत। दूसरा कह रहा है भारत में केवल 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थल हैं। बिल्कुल ठीक है, चारों आपको पता होना चाहिए। जब भारत का आप मैप बनाओगे तो भारत के देखो, एक तो पूर्वी हिमालय में इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, और वेस्टर्न जो आपका पश्चिमी घाट है यहां पर तीसरा है, चौथा आपका अंडमान निकोबार वाला जो क्षेत्र है। तो ये 4 आपके जैव विविधता हॉटस्पॉट क्षेत्र हैं, भारत में मौजूद हैं। पहला गलत है, दूसरा सही है, केवल 2 इसका आंसर हो जाएगा। 67 पर आते हैं। 67 में उत्तर प्रदेश में रामसर स्थल के बारे में पूछा गया है। यहां कौन सा सही है बताना है। प्रदेश में देश के सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, क्या सही है? नहीं भाई, गलत है। उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइट हैं, और वहीं अगर बात की जाए सबसे ज्यादा रामसर साइट कहां पर है, तमिलनाडु में है। अभी 2 अगर लेटेस्ट वाले वही ऐड कर दें तो 16 + 2 18 हो चुके हैं। एनवायरमेंट की क्लास में बहुत अच्छे से इसको पढ़ा हुआ था। तो वर्तमान समय में सर्वाधिक रामसर साइट किसके पास है? तमिलनाडु के पास है। पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा, ऊपरी गंगा नदी प्रदेश का पहला रामसर स्थल है। बिल्कुल ठीक बात है, ऊपरी गंगा नदी पहला रामसर साइट है प्रदेश का। ठीक, ये हो गया, ठीक है। अगला देखते हैं गलत क्यों है, यह भी तो देख लेना चाहिए गलत क्यों है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार प्रदेश का सबसे नवीनतम रामसर स्थल घोषित किया गया। गलत भाई, सबसे नवीनतम लेटेस्ट जो है 2022 में बखीरा जो पक्षी विहार था उसे घोषित किया गया था, तो यह भी गलत हो गया स्टेटमेंट। सरसई नवर जो है आपका रामसर स्थल आगरा में है ना भाई, कहां है? इटावा में है, तो यह भी स्टेटमेंट गलत है। तो इंफॉर्मेशन आपको यह भी होनी चाहिए कि कोई गलत है स्टेटमेंट तो क्यों गलत है। टेस्ट सीरीज करने का मतलब तभी होता है, नहीं तो सीधे सीधे आंसर पढ़ के निकल जाओगे तो ऐसे फिर सीधे आंसर देखो, आगे बढ़ो। स्टेटमेंट और भी अगर आपको गलत नहीं पता है, देखो आप आगे भूल जाओगे। भूलना कोई गलत बात नहीं होती, लेकिन कंफ्यूज रहना बहुत गलत बात है। तो कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, कंफ्यूजन खत्म करके ही अपनी पढ़ाई को आगे ले जाओ। और कंफ्यूजन जब खत्म होगा तो दोबारा जब रिवीजन करोगे तो रिवीजन में आपको कंफ्यूजन कभी नहीं होगा। पता चल रहा है यहीं से कंफ्यूज होकर आगे निकले जा रहे हो, केवल आंसर पता चल गया उसी में हीरो बन के निकल गए आगे, तो कोई फायदा नहीं उसका। ठीक है, तो पहले सारे कंफ्यूजन मिटाया करो। जो आंसर पर समझ नहीं है, जो ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है, उसको और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो। इधर उधर से सोर्सेस, अपने सोर्सेस से पढ़ो, गूगल करो, कैसे भी करके, जब तक उस सोर्स को कंफर्म ना हो जाए कि हाँ भाई आंसर ठीक है, तभी आगे बढ़ना है। ठीक, तो चलो फिर 67 नंबर हो गया। अब 68 नंबर पर आते हैं। 68 नंबर कह रहा है कि ग्रीन हाउस गैस के प्रभाव में योगदान के घटते क्रम में, यहां देखो कंट्रीब्यूशन की बात की है। अब कंट्रीब्यूशन जब आपको बताना है तो कंट्रीब्यूशन के स्तर पर सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस जो प्रभाव आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखाई दे रहा है, इसमें कंट्रीब्यूट करने वाली गैस सबसे ज्यादा कौन सी बताई थी? कार्बन डाइऑक्साइड बताई थी। अगर पोटेंशियल के स्तर पर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज्यादा आपको मीथेन का पोटेंशियल दिखाई देता है, लेकिन इसकी मात्रा इतनी नहीं है ना कि कंट्रीब्यूट कर पाए टेंपरेचर को बढ़ाने में, ग्लोबल वार्मिंग में, ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करने में, नहीं ना। तो इस प्रभाव को सबसे ज्यादा पैदा करने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहले नंबर पे आता है कार्बन डाइऑक्साइड, फिर आपकी मीथेन आ जाएगी, फिर नाइट्रस ऑक्साइड आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा। तो आपका 1, 2, 4 और 3 सी आंसर हो जाएगा। याद रखियो, क्वेश्चन में यहां कंट्रीब्यूशन शब्द पढ़ना, योगदान के स्तर पर आपको क्रम बताना है। अगर यहां पोटेंशियल के स्तर पर पूछा जाता तो आंसर आपका चेंज हो जाता। 69 नंबर कह रहा है कार्टेजेना प्रोटोकॉल, इसमें कौन सा सही सुमेलित है? फिर स्टॉकहोम और मॉन्ट्रियल और क्योटो। वैसे तो आंसर तो जो सभी को पता होगा कि क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध आपका वैश्विक तापमान से है, तो बाकी ऊपर के सम्मेलन गलत हैं, तो इनके आंसर तो पता होने चाहिए। जैसे कार्टेजेना है आपका, ये बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। अब आपका स्टॉकहोम है तो ये अनवरत जैव प्रदूषण जो आपका पीओपी कह रहा है ना, पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इससे संबंधित आपका स्टॉकहोम सम्मेलन है। मॉन्ट्रियल तो पता ही होगा भाई, ओजोन के संरक्षण से है, यहां जल संरक्षण दिया हुआ है। तो तीनों ऑप्शन आपके गलत क्यों है, ये भी क्लियर हुआ। चौथा सही है, ये तो हमें पता ही है। अब चन्नापटना, देखो ये झील और राज्य मिलाने हैं, तो चन्नापटना जो झील है आपकी, ये तमिलनाडु में नहीं है, कहां पर है भैया? कर्नाटक में है। ठीक, तो पहला देखो गलत दिया हुआ है, सही सुमेलित बताने हैं। पिछोला और नक्की ये दोनों झीलें कहां की हैं? राजस्थान की हैं, जबकि गलत राज्य दे रखा है यहां पर, तो तीनों हमें पता चल गए गलत हैं। और चौथा जो लक्ष्मी ताल है उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये तो पता ही है। लक्ष्मी ताल कहां पर है? झांसी में, आपका उत्तर प्रदेश के झांसी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है लक्ष्मी ताल झील। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फिर आते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट क्या है? एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ, ये देखो ये शब्द फिर मिला, सिर्फ, केवल, ऐसे शब्द जहां मिल जाए समझ जाना कुछ ना कुछ घपला होगा, और ये यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का रिपीटेड क्वेश्चन है। तो यहां कह रहा है एक सींग वाला गैंडा
प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में ही पाया जाता है। तो जहां तक अगर नहीं भी आ रहा होता तो गलत मानो इसको। और आंसर वैसे क्या है इसका, भारत के साथ साथ नेपाल में भी एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से मौजूद रहता है, पाया जाता है। दो कुबड़ वाला ऊंट भारत के लद्दाख क्षेत्र में मिलता है, बिल्कुल ठीक है। दो कुबड़ वाला ऊंट कहां, भारत के लद्दाख क्षेत्र में देखने को मिलता है। तो पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही हो जाएगा, केवल दो इसका आंसर है। आंसर तक नहीं अगर मान लीजिए पता भी होता तो कुछ आपको क्लू मिल जाता है, उस क्लू के माध्यम से भी कोशिश किया कीजिए आंसर निकालने की, ठीक है। अब आते हैं महत्वपूर्ण दिवस और दिनांक। अब डेट ही मिलानी है, सीधी सीधी देखो सामने दी हुई है सारी, बहुत आसान है ये। फिर उत्पाद पर आते हैं, ओडीओपी वाले उत्पाद हैं और उसके जिले मिलाने हैं। जैसे जिले में पीतल के बर्तन आपने कासगंज से या मुरादाबाद होता तब भी आप पीतल नगरी के रूप में जानी जाती है। अब फिर आपको टेराकोटा, अब टेराकोटा पकी हुई मिट्टी गोरखपुर, टेराकोटा पकी हुई मिट्टी के बर्तन तो गोरखपुर से आपने मिला दिया। जरी जरदोजी और ब्लॉक प्रिंटिंग देखो आपको, अब यहां से आप आंसर तक भी पहुंच सकते हैं। जैसे ए का आपने मिलाया है 3, तो ए का 3 आपको 2 में दिखा, आप ए काट सकते हो, डी काट सकते हो, ठीक है। अब 50-50 तो चांस हो गया ना, एक ही अगर आपको आ रहा है तो 50-50 तो हो गया, कभी भी ए और डी तो हो नहीं सकता है। फिर टेराकोटा पर आते हैं, तो डी आपने टेराकोटा देखा, सी का 4, तो सी का 4 यहां तो है नहीं, तो अब बी भी नहीं हो सकता है, तो अब इसका आंसर केवल हो सकता है सी। नहीं आ रहे हैं बाकी के दो, हमें 2 आ रहे थे, हम 2 से अपने आंसर पर पहुंचे। तो ये तरीके के साथ भी सॉल्व करने की कोशिश करो क्वेश्चंस को, जो कम आ रहा है आपको, कम इंफॉर्मेशन है उसके बेस पर भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करो। ये वाले प्रश्न ऐसे ही सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। अब एल्युमिनियम उत्पाद पर आते हैं। देखो एल्युमिनियम उत्पाद, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद, कालीन उद्योग, तेल शोधनशाला। बहुत आसान वाला क्या है, कालीन भदोही, तेल शोधनशाला आपका मथुरा। ये तो दो बहुत आसान है ना। तो डी का आपका 1 दिख रहा है और आपका डी का 1 2 ही में है, तो ये दोनों नहीं हो सकते हैं। फिर आपका कालीन उद्योग भदोही, सी का 2 आपका सी में दिख रहा है। नहीं बाकी पता हमको भैया, हमको नहीं मालूम एल्युमिनियम उत्पाद कहां है, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग नहीं पता है, वैसे पता होना चाहिए, क्या पता वही 2 आपके ऑप्शन में रहे। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जो है आपका नोएडा हो जाएगा, एल्युमिनियम उत्पादन जो है आपका सोनभद्र। लेकिन मान लो यही आपके पास क्वेश्चन होता तो उस क्वेश्चन को भी कम नॉलेज के साथ में कैसे सही अटेम्प्ट किया जा सकता है ये भी सीख लेना है। और फिर आगे बढ़ते हैं, आगे सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। तो यहां मेले और उनके आयोजन स्थल, अब बताओ बटेश्वर मेला आपको नहीं पता है क्या, आगरा में लगता है। नौचंदी मेरठ में लगता है। देवा शरीफ हमने पीछे पढ़ा, बाराबंकी गोविंद साहब अम्बेडकर नगर, है ना। आसान है ना, ये सारे के सारे हमने यूपी स्पेशल में पढ़े हुए थे, और नहीं पढ़े तो अच्छे से पहले कर लेना उनको। और ऐसे ही देखो सेक्शनल टेस्ट आगे करेंगे हम लोग, सेक्शनल टेस्ट आपको समझ में आना चाहिए। 6 सेक्शनल टेस्ट करेंगे, वो 6 सेक्शनल टेस्ट के बेस पर आपके पॉलिटी, सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, जियोग्राफी, एनवायरमेंट, इकोनॉमी, कोई सब्जेक्ट नहीं छोड़ा जाएगा। और एक हफ्ते का सब में समय मिल रहा है, एक टारगेटेड शेड्यूल बनाया गया है। उस टारगेटेड शेड्यूल में आपको वो चीजें पढ़नी है अपने स्तर से, और फिर आकर के संडे को टेस्ट देना है। संडे टेस्ट में कितना सही कितना गलत, फिर इस तरीके से हम करेंगे वीडियो डिस्कशन, तो पूरा होलिस्टिक तरीके से पूरा कंप्लीट हो जाएगा वो सब्जेक्ट। उसके बाद केवल और केवल रिवीजन का रह जाएगा अपने पास, और बढ़िया एक टेस्ट सीरीज भी हो जाएगी आपकी, एक कवर। इस तरीके से आपका व्यवहारिक जो, आप देखिए आपने थ्योरी के बेस पे सारी चीजें पढ़ ली, कंफ्यूजन खत्म करने के लिए आपको टेस्ट पेपर तो लगाने ही पड़ेंगे। तो आपने जब टेस्ट पेपर लगा लिया तो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स होती हैं, कंफ्यूजन होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। वो आगे से अगले संडे से शुरू हो जाएगा। और वो देखो यहाँ पर पेड रखा गया है, कारण यह है कि जो क्वेश्चंस वगैरह हम बनवा रहे हैं, देखो उन क्वेश्चंस के लिए जो बच्चे बनाते हैं वो सारे मेंस इंटरव्यू वाले हैं, आपके साथ ही लगे हुए हैं, और वो भी अपनी मेहनत का, सीधी सी बात है, उनको देना पड़ेगा। और देना भी चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए भाई। जो मेहनत करके आपके लिए क्वालिटी क्वेश्चंस दे रहा है वो अपनी मेहनत का मांगेगा ही, और वो मेहनत का कौन देगा, आप ही तो दोगे, है ना। जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आप अटेम्प्ट करोगे अच्छे क्वेश्चंस, तो आप ही दोगे। और वो मिनिमम इसलिए आपसे लिया गया है क्योंकि केवल और केवल हम चाहते हैं कि मिनिमम से मिनिमम आपसे कोशिश की जाए लेकर के, और उन्हें उनकी मेहनत का मिल जाए, और आपको भी बहुत ज्यादा पैसे पे ना करने पड़े, ठीक है। चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 है, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कौन सा सही है। उत्तर प्रदेश में हथकरघा कुटीर उद्योग सर्वाधिक रोजगार, सर्वाधिक इंप्लॉयमेंट जनरेट करता है, बिल्कुल ठीक बात है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला सोनभद्र है। देखो भाई, अति सघन क्षेत्रफल वाला, यहां डेंसिटी कह रहा है सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर एरिया वाइज पूछा जाए, सबसे ज्यादा सघनता किस क्षेत्र वाइज, अगर क्षेत्र के आधार पर पूछा जाए सबसे ज्यादा एरिया कहां पर वनों का है, तो आपको लखीमपुर खीरी बताना है। लेकिन यहां पर क्या कह रहा है, अति सघन वन क्षेत्रफल वाला जिला, तो गलत हो जाएगा ना ये, क्योंकि यहां क्षेत्रफल ही पूछा है। अब क्षेत्रफल सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी पे है, ठीक है, यहां ध्यान से पढ़ना इसको। और वहीं प्रतिशत के आधार पर अगर कहता सबसे ज्यादा प्रतिशतता कहां पर है, तो प्रतिशतता आपको बताना था सोनभद्र में है, ठीक। तो दूसरा स्टेटमेंट ये हो जाएगा गलत, पहला स्टेटमेंट हो जाएगा सही। इसका आंसर है केवल 1। अब 77 नंबर पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की भाषा और बोलियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। पहला कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भोजपुरी भाषा का विकास मागधी भाषा से हुआ है। देखो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा, यही गड़बड़ हो गया, भोजपुरी नहीं कहना था।
सबसे ज्यादा जो बोली जाने वाली भाषा है उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली है। कौन सी बोली जाती है? खड़ी बोली। फिर दूसरे नंबर पर जो पूर्वांचल के क्षेत्रों में यही भोजपुरी बोली जाती है। दूसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है भोजपुरी। फिर इसका विकास तो मागधी से हुआ है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका मागधी भाषा के अपभ्रंश से ही विकास हुआ है भोजपुरी भाषा का। दूसरा स्टेटमेंट है उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बोली जाने वाली अवधी भाषा का विकास सौरसेनी भाषा से हुआ है। देखो अवधी भाषा जो है सौरसेनी भाषा से नहीं निकली है, ये किससे निकली है? अर्धमागधी से निकली है। तो ई भी गलत हो जाएगा। एक यहां पर बनाओ मैप उत्तर प्रदेश का, बहुत इजीली देखो समझ में आ जाएगा स्पीड में। ये आप जो क्षेत्र है पश्चिम उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, बुंदेलखंड का क्षेत्र और कन्नौजी क्षेत्र, ये कन्नौजी भाषा, बुंदेलखंडी भाषा और जो आपकी पश्चिमी यूपी की खड़ी भाषा है, ये किस प्रमुख भाषा का अपभ्रंश है? तो ये आपका सौरसेनी। ठीक है, जो सौरसेनी भाषा हमने देखी, सौरसेनी भाषा का अपभ्रंश होकर के यही भाषाओं की उत्पत्ति हुई है। कौन सी भाषाएं? ये आपकी चाहे बुंदेलखंडी हो, चाहे कन्नौजी हो, चाहे पश्चिमी यूपी की हो। फिर आपकी जो इधर मिर्जापुर, बनारस, इन क्षेत्रों की जो भाषा है आपकी अर्धमागधी भाषा की, चाहे अवधी हो, यहां पर ही अवधी भाषा भी आ जाती है। अवधी भाषा जो है अर्धमागधी भाषा से निकली हुई है। इसके और ईस्ट बिहार में जाओगे तो वहां से मागधी भाषा से, वहीं से आपकी भोजपुरी जैसी भाषाएं निकल कर आती हैं। क्लियर? तो अब आपको यहां मैप पर यह समझाने की कोशिश थी कि सौरसेनी भाषा जो अवधी से बता रहे थे, भैया गलत हो आप, क्योंकि सौरसेनी से आपकी बुंदेलखंडी, कन्नौजी और पश्चिमी यूपी की भाषाएं अपभ्रंशित होकर के निकल कर आती हैं। लेकिन वहीं पूर्वी क्षेत्र में जाओगे जब आप, मिर्जापुर, बनारस, इन क्षेत्रों की जो भाषाएं अवधी भाषा है, जो ये भाषाएं अर्धमागधी का अपभ्रंश है। और जब बिहार के क्षेत्र में चले जाओगे तो मागधी भाषा के अपभ्रंश में भोजपुरी निकल कर आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? सारी भाषाओं को यहां देखो एक साथ समझा दिया है और क्लियर हो गया होगा जो भी कंफ्यूजन होगा। अब आगे बढ़ते हैं 78 देखते हैं। कृषि विश्वविद्यालयों के बारे में पूछा है। उत्तर प्रदेश में कितने हैं भाई? 5 कृषि विश्वविद्यालय। यहां गलत है, यहां 7 कृषि विश्वविद्यालय हैं। अगर ध्यान से देखो, एक आपका मानद है, एक केंद्रीय है जो झांसी का कृषि विश्वविद्यालय है, 5 आपके राज्य कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हुआ। दूसरा कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की स्थापना 1976 में। गलत, बस यहां वर्ष के आधार पर खेल गया। पहला तो चंद्रशेखर आजाद है, लेकिन वर्ष था स्थापना 1975। यूपी स्पेशल के नोट्स में बहुत साफ साफ तरीके से लिखा हुआ है, वर्ष भी लिखे हुए हैं, बहुत मिनिमम से मिनिमम कंटेंट दिया गया था, उसको अगर याद कर डालो तो ये एक भी स्टेटमेंट यहां से गलत नहीं होते। अब यहां 78 का क्या हो जाएगा भाई? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तो सही क्या है भैया? ना तो एक सही है, ना तो 2 सही है। कुछ अब जनगणना के क्वेश्चन हैं, जनगणना आपको पढ़ना ही है क्योंकि 8 से 10 क्वेश्चन आरओ के एग्जाम के जनगणना से आते हैं। 80 नंबर है, जैसे दशक की वृद्धि तो 17.7% रही है। 2011 के अनुसार घटते लिंगानुपात वाले राज्यों का निम्नलिखित में से एक सही क्रम बताना है। अब देखो यहां पर जो 80 नंबर है, यहां 2 आंसर इसके सही हो गए, ध्यान से देखना। तो घटते क्रम में जब आपको लिंगानुपात बताना होगा तो सबसे कम 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा है, साथ ही इसके बाद आपका सिक्किम वगैरह भी दिखाई देगा। तो घटते क्रम में आपको आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और सिक्किम भी सही क्रम है। उत्तर प्रदेश, पंजाब और सिक्किम, जिसने सी लगाया उसका भी सही, जिसने डी लगाया उसका भी सही। फिर अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सर्वाधिक ग्रामीण शिशु जनसंख्या उत्तर प्रदेश, बिल्कुल ठीक। अनुसूचित जनजातियां, शेड्यूल जो आपकी ट्राइब्स हैं, मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक शहरी साक्षरों की संख्या महाराष्ट्र में ही है। शहरी साक्षरों की जनसंख्या कहां पर है? महाराष्ट्र में है। लेकिन सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर ये तमिलनाडु में है, ये गड़बड़ दिया हुआ है। ग्रामीण जो साक्षर है सर्वाधिक केरल में है। आपके कहां है भाई? केरल में है। साक्षरता सबसे ज्यादा कहां पर है? केरल में है। सर्वाधिक ग्रामीण साक्षर कहां पर है? वो भी केरल में है। ठीक, तो यहां डी आपका गलत हो जाएगा, बाकी ऊपर आपके एकदम ठीक दिए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अब अगला देखते हैं भाई क्वेश्चन, यहां गया, ये है। जनगणना के संदर्भ में इन कथनों पर विचार करना है। आधुनिक पद्धति एवं व्यवस्थित तरीके से जनगणना सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुई, बिल्कुल ठीक बात है। ब्रिटिश भारत में पहली जनगणना लॉर्ड मेंटो के काल में। लो भाई, मेंटो कहां, मेयो रटते रटते हम तो परेशान हो गए इतना। ये क्वेश्चन तो यार गलत नहीं होना चाहिए, केवल एक इसका सही हो जाएगा। अब 2011 जनगणना के अनुसार बढ़ते साक्षरता दर वाले राज्यों का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? यहां सही क्रम बताना है बढ़ते जनसंख्या वाले दर में। अब देखो, बढ़ती जनसंख्या में सबसे कम साक्षरता, बढ़ती साक्षरता, सबसे कम साक्षरता किसकी है? बिहार की है। टॉप वाले और बॉटम वाले कम से कम पता होने चाहिए। सबसे कम आपकी साक्षरता किसकी है? बिहार की है। तो बिहार के आधार पर देखो यहां पर आंसर आपका हो जाएगा ये बिहार सबसे कम। और बॉटम 3 अगर आपसे पूछा जाए, बॉटम 3 कौन से हैं? बॉटम 3 में बिहार आता है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर राजस्थान आता है। कोशिश किया करो, सब कुछ नहीं याद कर सकते हो, लेकिन टॉप 3, बॉटम 3 तो याद कर सकते हो। तो हमें बॉटम 3 मान लीजिए पता होते, बिहार,
आंध्र प्रदेश और राजस्थान। ये बॉटम 3 आपको याद भी कर लेने हैं। तो बिहार के बाद देखो, अगर बढ़ते क्रम में जाओगे साक्षरता के, तो सबसे कम बिहार है, उससे आगे बढ़ोगे तो राजस्थान है, तो 2 हो गए। फिर इसके आगे और जाओगे तो झारखंड हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अब ये पहला वाला अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, ये तो गड़बड़ हो गया भाई, ठीक है। फिर आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ये भी गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बिहार की जो है साक्षरता सबसे कम है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, देखो ये भी गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आंध्र प्रदेश की जो है कम है राजस्थान से साक्षरता। अब ये टॉप 3 के, बॉटम 3 के बेस पर ही हम ये आंसर्स देखो एलिमिनेट कर सकते हैं। आपको केवल बॉटम 3 तैयार करना है, बिहार की सबसे कम, फिर उससे ऊपर आपका आंध्र प्रदेश, फिर उससे ऊपर राजस्थान, उसके आधार पर हमारा आंसर हो जाएगा सी। फिर विकलांग जनगणना यहां पर दी हुई, जनगणना हुई विकलांगों की, उसके आधार पर कौन सा कथन असत्य है, गलत कौन सा है। तो देश में सर्वाधिक दृष्टि विकलांग है, बिल्कुल ठीक है। विकलांगों में भी दृष्टिबाधित जो विकलांग है वो सर्वाधिक हैं। विकलांगों की सर्वाधिक संख्या कहां? उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल भैया, जनसंख्या सबसे ज्यादा जहां, वही सबसे ज्यादा विकलांग। और फिर सर्वाधिक पुरुष विकलांगता कहां पर है? महाराष्ट्र में है। ये क्या सही है भाई? ये गलत है। सर्वाधिक जो पुरुष विकलांग है यह भी उत्तर प्रदेश में। बस यहां कंफ्यूज कर सकता है सर्वाधिक महिला विकलांग तमिलनाडु में, तो ये याद कर लेना, सर्वाधिक महिला विकलांगों की जो संख्या है वो तमिलनाडु में है, ये बिल्कुल ठीक है। इसका जो सी स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। जनगणना 2011 का ही अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कहां हुई? मेघालय में हुई। सर्वाधिक अनुसूचित जाति कहां पर है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखियो, सर्वाधिक अगर शेड्यूल कास्ट पूछा जाए किस राज्य में है तो उत्तर प्रदेश में, लेकिन प्रतिशत अगर आपसे यही पूछ देता, कह देता भाई प्रतिशत में सर्वाधिक कहां है शेड्यूल कास्ट, तो वो पंजाब हो जाता, ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व तो कहां पर है? जनघनत्व तो डेंसिटी सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में है भाई, 1100 के आसपास यहां पर जनघनत्व है आपका। और सर्वाधिक बौद्ध कहां पर है? बौद्ध संख्या अरुणाचल कह रहा है, नहीं भाई, सर्वाधिक बौद्ध संख्या आपकी महाराष्ट्र में है, तो ये डी इसका गलत दिया हुआ है। सर्वाधिक बौद्ध जनसंख्या कहां पर है? महाराष्ट्र में है। 86 देखते हैं, जनगणना 2011 का स्लोगन क्या है? हमारी जनगणना हमारा भविष्य, मींस आवर सेंसस आवर फ्यूचर। इसका सही आंसर आपका ये तो पता होना चाहिए, रटा होना चाहिए। जनघनत्व पर अगला है कि जनघनत्व के मामले में सही स्टेटमेंट चुनना है। तो जनघनत्व का केंद्र गंगा का मैदान है? नहीं भाई, जनघनत्व का केंद्र कहां दिखाई देता है? ये दिल्ली का जो क्षेत्र है, ठीक है, जहां 20,000 के ऊपर डेंसिटी है, यानी कि प्रति स्क्वायर मीटर में आपके 20,000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। और दूसरा है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनघनत्व 375, यह भी गलत है, ये तो डेटा के बेस पे गलत है। 382 है हमारा जो जनघनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार। तीसरा कह रहा है कि सर्वाधिक जनघनत्व वृद्धि 2001 से 11 के बीच हुई ना भैया, पता होना चाहिए कि जो जनघनत्व में वृद्धि सबसे ज्यादा हुई है किस दशक में हुई है? 1961 से 1971 का जो दशक हुआ, अभी तक का इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब जो हमारा दशकीय वृद्धि है 20 के ऊपर पहुंच गई। 24% के आसपास दशकीय वृद्धि थी, और इतिहास में अभी तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ है जब हमारी दशकीय वृद्धि 20 के ऊपर गई हो। पिछली जो दशकीय वृद्धि थी 17.7% थी, हमने देख ली है, और 1961 से 71 में हमारी दशकीय वृद्धि जो हुई थी वो 24% के आसपास हुई थी, इसीलिए यह स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। चौथा, 1921 से 31 के दशक में जनघनत्व में वृद्धि दर ऋणात्मक रही, बिल्कुल ठीक बात है, इसीलिए 1921 का वर्ष महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसके बाद पहली बार ही ऐसा हुआ था इस वर्ष कि आपका जो जनसंख्या वृद्धि है वो डाउन हुई थी, ऋणात्मक वृद्धि देखी गई थी। इसके बाद से लगातार बढ़ती ही रही है, ठीक है। तो ये डी आपका सही हो जाएगा इसका आंसर। किस वर्ष जनसंख्या को स्थिर करने का लक्ष्य रखा गया? जो जनसंख्या नीति है हमारी, जनसंख्या पॉलिसी है, इसमें जनसंख्या को स्थिर रखने का जो लक्ष्य है वो यहां कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 2045, इसका सही आंसर है, ठीक कर लेना। ये क्वेश्चन देखो आपका टाइपिंग एरर है, 2055 जो लिख गया है ना, ये टाइपिंग एरर की हुई है। इसका जो आंसर था 2045 दिया गया था, तो 2045 इसका सही आंसर होना चाहिए, ठीक। अब अगला देखते हैं, भारत सरकार के द्वारा जनगणना किस अधिनियम के तहत करवाई जाती है? तो जब आजाद होता है, भारत आजाद होता है, भारत आजादी के बाद जो अधिनियम लाया जाता है संसद के द्वारा, वो अधिनियम कौन सा है? जनगणना अधिनियम 1948। अब ये जनगणना पर सेंसस जो है आपका, यह भी पता होना चाहिए, आर्टिकल जो 246 में आपकी किस सूची में आता है? क्या ये राज्य सूची में आता है, संघ सूची में आता है, या समवर्ती में आता है? तो सेंसस जो है आपका, जनगणना जो है आपका संघ सूची, केंद्र की सूची में, सेंट्रल लिस्ट में यह आता है आपका विषय। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न यहां से भी पॉलिटी में बनाया जाता है कि जनगणना किस सूची का विषय है, तो जनगणना भैया आपका केंद्र सूची का विषय है। इसीलिए केंद्र सरकार अधिनियम, संसद अधिनियम बनाती है, जनगणना अधिनियम 1948, और उसी के आधार पर लगातार उसमें संशोधन होते रहते हैं, और उसी आधार पर भारत सरकार के द्वारा जनगणना कराई जाती है। तो ये जनगणना के क्वेश्चंस हो गए आपके कंप्लीट। अब इसके आगे जो क्वेश्चंस है हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे। वैसे हमने 90 जो क्वेश्चन है लगभग कर लिए हैं। अब जीएस के जो प्रश्न रह जाते हैं, यहां से आपके
50 के आसपास आपके जीएस के प्रश्न रह जाते हैं और 60 प्रश्न आपके हिंदी के रह जाते हैं। तो हिंदी के प्रश्नों का डिस्कशन आपका पीपी सर कराएंगे और जीएस के बचे हुए प्रश्नों का हम डिस्कशन अगले पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, चलिए फिर यहीं पर इस वीडियो को खत्म करते हैं और अपना फीडबैक देना है। फीडबैक किसको लेकर देना है? देखो यार, फीडबैक आपको क्वेश्चंस की क्वालिटी को लेकर के, जो लेवल रखा गया है क्वेश्चंस का उसको बताना है। मॉडरेशन लेवल कैसा था, टफ थे या ठीक था, मजा आया देने में। आगे भी चूंकि आप हमसे जुड़ेंगे तो आगे भी इसी तरीके से इसी लेवल पर क्वेश्चंस कराएंगे। और जो वीडियो डिस्कशन कराएगा, इस वीडियो डिस्कशन में आपको सीखने को मिला है कि नहीं मिला है, कमेंट सेक्शन में जब बताओगे तभी मजा आता है यार। केवल कमेंट की आपसे उम्मीद की जाती है और वो कमेंट आपको देना भी चाहिए। ठीक है।